व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम नावल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, निकाह तो इसी से होगा तुम्हारा, इतनी चाह से भेजा है रिश्ता हैदर ने। फिजा शकील ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। हसीना शकील जो अपनी माँ की बात बेध्यानी से सुन रही थी, इसकी चाह वाली बात पर चौंक कर इन्हें देखा था। ना करो अम्मी जी, चाची ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया होगा, वो कद्दू ऐसा नहीं है। संतरे के छिलके उतारे हुए लापरवाही से कहा गया था। वो फिलहाल नहीं मान सकती थी कि हैदर इसे पसंद कर सकता है। इसके कद्दू कहने पर इसकी अम्मी ने इसके सर पर चपट लगाई थी। जीनिया ने मुंह बनाया था। 1000 दफ़ा कहा है कि ज़बान संभाल कर बात किया करो। ये कद्दू क्या होता है और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी चाची ने ये ख्वाहिश की है। फिजा शकील ने आंखें सुकर कर कहा था। अम्मी जी, अगर इसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात होती है तो मुझे कर देता। हम दोनों में इतनी हिम्मत है कि एक दूसरे से हर बात कर सके। सुकून से संतरे के छिलके उतारते हुए इसने कहा था। शर्म करो ज़रा, वो तुम्हें ऐसी बातें बेशर्मों की तरह आकर कहे वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा नहीं होता बेटा जी, इसने बाकायदा रिश्ता भिजवाया है, यही सच्चे होने की निशानी होती है। फिजा शकील ने दोबारा इसके सर पर चपड़ लगाते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, दे देना ड्रेस, कर लूँगी निकाह। काफ़ी बिजार कुन लहजे में कहा था इस और संतरे की एक और फाड़ी मुंह में डाली थी। बेटा ये निकाह है, वो भी तुम्हारा, किसी और का नहीं जो तुम ऐसे बोल रही हो। फिजा शकील अपनी बेटी की लापरवाही वाले अंदाज पर हैरान होते हुए बोली थी। अम्मी जी, मुझे बता देना निकाह कब है, कर लूँगी, बस मेरी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। यानी अभी भी इससे निकाह जैसे नाजुक मरहले को किसी खातिर में नहीं लाया जा रहा था। इसकी बेफिक्री इसकी तबीयत नहीं थी, बल्कि इसकी असल वजह हैदर से निकाह था, जो इसका बेहतरीन दोस्त और कज़न था। बचपन का साथ था, हर काम में दोनों के राय और सोच एक होती थी और दोनों में इतनी बेतकल्फ़ी ज़रूर थी कि हर बात आराम से कर लेते थे। अब इनके निकाह की बात पूरे घर में फैली हुई थी और एक ये दोनों थे जो सुकून से फिर रहे थे। अम्मी, आपने ताई जान से कहा कि मैंने जीनिया के लिए रिश्ता भेजा है। लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए मसरूफ से अंदाज ने पूछा। नवीन मुश्तबा जो इसके लिए जूस लेकर कमरे में आई थी, इसकी बात पर इसे देखा। इनको तो लग रहा था ये वलवेला मचाएगा क्योंकि ये रिश्ता करे हैं, या मुझे पूछा ही क्यों नहीं। लेकिन यहाँ हिसाब ही उल्टा था। हैदर जो बहुत तंग करता था जीनिया को, इसकी तरफ से इतना सुकून। हाँ तो क्या कमी है मेरी जीनिया में, इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी। नवीन मुश्तबा ने किन अखियों से देखते हुए कहा था। वैसे ही बहुत बड़ा गप था कि मैं यानी हैदर मुश्तबा जीनिया शकील को पसंद करता। खैर अब जब सब आपने ये कह ही दिया है तो बिना बता देना कि निकाह कब है, कर लूँगा। लैपटॉप पर मुसलसल टाइप करते हुए वो सुकून से कहने लगा था। नवीन मुश्तबा इसकी शातिराना अंदाज पर हंसती थी, जो सारा मुद्दा ही अपनी माँ पर डाल रहा था। यानी कोई मसला नहीं है तुम्हें शादी से। इनके सामने बैठते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी थी। शादी ये कहाँ से आ गई, सिर्फ निकाह की बात हुई। अम्मी की तरफ देखते हुए उसने कहा था और फिर से टाइपिंग में मसरूफ़ हो गया। क्या मतलब, तुमने निकाह इससे करके शादी किसी और से करनी है। इसकी तरफ तेवरियों से देखते हुए बोली थी। कभी कभी इनका अपना बेटा इनका दिमाग घुमाने में देर नहीं लगाता था। अम्मी यार, वो भी पढ़ रही है और अभी किसी रुखसती का कोई मोड़ नहीं है। मेरा अपना कमरा फिलहाल मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। लापरवाह अंदाज में कहा गया था। ये यार क्या होता है और ये रुखसती क्या होती है। उन्होंने गुस्से से पूछा। अच्छा ना, मैं रुखसती के मोड़ में नहीं हूँ। निकाह की नज़ाकत से बेनियाज वो बिल्कुल जीना की फितरत अपनाए हुए था। अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है बच्चे, जब निकाह हो जाएगा ना तो तब मैं देखूंगी कि रुखसती की जल्दी कौन करता है। इसके बालों को बिगाड़ते हुए हंसते हुए कहने लगी थी। अभी तो कैप्टन बना हूँ मैं और अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता। हनूस को अंदाज में कहा गया था। देखेंगे बेटा, मैंने ऐसे ही रिश्ता नहीं मांगा। फिजा ने हंसते हुए कहा था। कमरे से चली गई थी। हैदर ने अपनी अम्मी को जाते हुए देखा और मुस्कुराया था। आपकी जीनिया बहुत जल्दी है, मोहब्बत करना ऐसे नहीं आता। और इसे क्या इल्म कि वो कितनी बुरी तरह से मेरे सब्र का इम्तिहान लेती है। इसे सिखाने के लिए मुझे मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। वो खुद से हम कलाम था, मुस्कुराहट से कि तकलील से लबों पर आ ठहरी थी। हैदर यार मेरी बात सुनो। अभी वो इसे तस्वुर ही कर रहा था। वो तनफन करती इसके कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी राइटिंग टेबल से कुर्सी खींच कर इसकी तरफ लाकर ठक से रखी और बैठ गई। क्या तुम हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, आराम से भी आ जाया करो। इसकी तरफ देखते ज़रा गुस्से से कहा गया था। यार दफ़ा करो इसे, मेरी बात सुनो। इसके लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते हुए अपनी तरफ तवज्जो दिलाई थी। हैदर ने गहरा सांस भरा, इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। सुनो, निकाह तो होकर ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी और आपकी अम्मी उर्फ मेरी चाची बासित है। लेकिन यार ध्यान रहे, ये रुखसती की तरफ नहीं आना। इसकी तरफ उंगली करके कहा और अपनी तरफ से बहुत अहम बात की थी। यार कितनी अजीब हो तुम। मेरा मतलब है कोई शर्म से बात करो, किसी अदा से कहो कि आखिर तुम अपने होने वाले शोहर से मुखातिब हो। इसको अपनी बातों से शर्म दिलानी चाहिए थी, लेकिन जीनिया शकील अपने नाम की एक ही थी। वो हेलो बट इस तेज शर्म और तुमसे इससे ज़्यादा फजूल मजाक नहीं मिला करने को। आंखें सुकड़ते हुए इसकी तरफ देखते हुए कहा था। मतलब मेरी हसरत रहेगी
اس کی آنکھیں سکڑ کر کہا تھا، نہ تم کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے میں تم سے گھونگھٹ کی آڑ میں ملنے کا وعدہ کر چکی ہوں۔ حتی بھائی نہایت کوفت زدہ لہجے میں کہا گیا تھا، ہاں جیسے مجھے علم نہیں ہے کہ زینیہ شکیل کتنی توپ چیز ہے۔ اس کی لاپرواہی پر کہا تھا، لیکن اسے ایسے ہی پسند تھی جو حیدر سے ہر بات آرام سے کر لیتی تھی۔ جلدی کرو زینی، لیٹ ہو رہا ہے۔ حیدر اس کے کمرے کے باہر کھڑا بول رہا تھا۔ اس کے مسلسل بولنے کے بعد 5 منٹ بعد میں دروازہ کھلا تھا۔ زینیہ اپنے معمول کے مطابق حجاب و نقاب میں باہر نکلی تھی۔ بندہ کوئی آسان حجاب نقاب کر لیتا ہے۔ حیدر نے اس کی نقاب سے رنگتی آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا، حیدر اب چلو بھی، باتوں میں نہ لگاؤ، دیر کر رہے ہو۔ اس کی پرواہ کیے بغیر گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ ڈریس دیکھو حیدر، زینیہ نے ایک لائٹ پنک کلر کے فراک دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، کچھ ڈیسنٹ سا پیارا سا دیکھو، پتہ لگے حیدر کا نکاح ہے، اس کی بیوی پیاری لگنی چاہیے۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا گیا تھا۔ اچھا جی، دکھاؤ ذرا اپنی پسند، پتہ لگے کہ کیا حیدر کی پسند ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے 2 قدم دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر کندھے اچکاتا ہوا خود آگے ہوا ڈریسز دیکھنے لگا تھا۔ مختلف ڈریس دیکھنے کے بعد اسے ایک ڈریس پسند آیا تھا، وہ وائٹ کلر کا شارٹ فراک جس کے گھیرے پر ملٹی کڑھائی اور نگینہ جڑا ہوا تھا۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نوٹ بیڈ مسٹر حیدر۔ زینیہ نے مسکرا کر فراک کو دیکھا۔ تو ہم یہ لے رہے ہیں، کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے حیدر نے کہا تھا۔ ڈریس فائنلائز کر کے وہ لوگ جیولری شاپ کی طرف بڑھے تھے۔ زینیہ اور حیدر نے ڈریس کے حساب سے ہلکی پھلکی جیولری لی۔ نکاح کا موقع تھا، اس لیے ہر چیز نفیس لے لیتے تھے۔ سب خریداری کی۔ جب وہ مال سے باہر نکلنے لگے تو حیدر نے اسے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، گھر جاتے ہیں، سب کے ساتھ کھانا کھائیں گے، زینیہ نے کہا۔ اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کھانا پیک کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زینیہ اگلے دن سب چاہتوں سمیت زینیہ شکیل سے زینیہ حیدر کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں تھا۔ حیدر کے چند دوست اور نوین فضا کے چند رشتہ دار تھے۔ زینیہ نے اپنے کسی دوست کو نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ ابھی یونیورسٹی میں تھی۔ وہ کسی صورت کی بات ابھی باہر نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ حسین تھی، تبھی سارے خاندان کی اس پر نظر تھی، مگر اب چونکہ نکاح ہو گیا تھا تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ وہ حسین تو تھی لیکن آج اس کا روپ الگ تھا۔ حسن نکاح سے چمک رہی تھی اور حیدر صاحب کی گردن اور آنکھوں کو سکون نہیں تھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب بس زینیہ ہی تھی۔ اب سچ میں نہیں علم تھا کہ نکاح میں اتنا سکون ہوتا ہے، اتنی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ زینیہ کا رشتہ ہے کہیں یا کچھ ہو، لیکن وہ بھی ایک نمبر کی بے مروت تھی، ذرا جو ایک دفعہ نکاح ہے اس کی طرف کر لیتی، بس دل میں یہ بات تھی کہ وہ شادی سے پہلے کسی بھی قسم کے جذبات سے آشنائی نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی حیدر نے کل ہی چلے جانا تھا، اسے اس بات کا بھی خیال تھا۔ اسے فکر تھی کہ وہ جذبات کو خود پر حاوی نہ کر لے۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی جذبات کا اشعار کیے تو حیدر اس کے خیال سے نکل نہیں پائے گا۔ یہ حدود ضروری تھی۔ سوری یار، میں ذرا ریلیکس ہو رہی تھی۔ پیکنگ ہوگی؟ زینیہ نے اندر آتے ہوئے حیدر سے پوچھا تھا جو بیگ میں کچھ رکھ رہا تھا۔ پلٹ کے اسے دیکھا جو سجی سبھی سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ زینیہ کی ایکس رے نظروں سے بچتے اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ ٹی شرٹ رکھو کہ اس کی ٹی شرٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیدر مسکراتا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لوں۔ گمبھیر آواز کو اپنے کانوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس کی جیسے کوئی بہت ہی پاس کھڑا ہو۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ رخ موڑا تو حیدر کو اپنے بے حد نزدیک پایا تھا جو سینے پر ہاتھ باندھے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں اسمارٹ ہونے کے باوجود تمہارے بیگ میں نہیں آ سکتی، اپنے سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی آنکھوں کو ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے جذبات سے چور آواز میں کہا تھا۔ مسٹر حیدر، کنٹرول یور ایموشن اینڈ مائنڈ۔ اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے سائڈ سے نکل کر بیگ کی طرف بڑھی تھی۔ ویسے سب کچھ تو رکھ لیا ہے، پھر میں جاؤں؟ بیگ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر اس کے پاس آرام سے آیا تھا۔ ملو گی نہیں؟ اس سے پوچھا جو ایک دفعہ دیکھ کے اسے آنکھ بھر کر کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے میں تم سے گلے لگ کر رو کر ملتی ہوں۔ ہلکی سی ہنسی سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مسز حیدر، اب آپ مجھ پر سارے حق رکھتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ زینیہ نے اسے دیکھا جو بلکہ چپکائے سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ابھی بھی میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ قابل نہیں ہوا؟ حیدر نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ زینیہ نے اسے دیکھا جہاں محبت، یقین، اعتماد کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مسکرا کر اس کے سینے سے لگی، اس کے گرد بازو کا گھیرا بنایا تھا۔ حیدر نے اسے دیکھا، زور سے اس کے گرد بازو کا گھیرا قید کیا تھا، پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا، اس کے چہرے پر محبت بھری مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ بات کبھی قابلیت کی نہیں حیدر، بس حدود میں رہنا چاہتی ہوں اور میری تو ساری حدیں تمہارے پر آ کر آج ختم ہوتی ہیں۔ اس کے سینے سے نوسہ ٹھکائے کہا تھا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی زینیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مسز حیدر، مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے ایسے پاس آنے سے، ایسے جتانے سے آپ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہیں تو خدا قسم بچپن میں ہی نکاح کر لیتا آپ سے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر شرارت سے کہا، ساتھ ہی سے خود میں زور سے بھیج لیا تھا۔ زینیہ کا کہکہا الگ تھا اور اسے دور کیا حیدر بھی ہنس دیا تھا۔ کتنے بجے نکلنا ہے؟ فوراً سے بات کا بدلا تھا، اس سے پہلے کہ حیدر کے ارادے خطرناک ہوتے۔ صبح 5 بجے بیگ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور آنا کب ہے؟ تم نے کپڑے بہت تھوڑے رکھے ہیں نا؟ الماری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ وری مسز، آپ کو نہیں بھولتا میں، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ زینیہ شکیل کو بھولیں، یہ اگنور کریں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے کہا۔ زینیہ حیدر نوٹ زینیہ شکیل۔
اس کی کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ زینہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا جو پھر سے نظروں کے انداز بدل چکا تھا۔ حیدر وہ بولنے لگی کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ ڈونٹ سے اینی تھنگ، ڈونٹ موو، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے نہایت گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ زینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی، دل بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا، بے اختیار پلکیں جھک گئی تھیں۔ حیدر نے اس کے گال پر ہاتھ کی پوچھ رکھ دی تھی، دھیرے سے اس کے رخسار سے اپنا بال مس کیا تھا۔ اس کا لمس جھلسا رہا تھا، اتنی تپش وہ اپنے اندر رکھتا تھا، اس کا اندازہ زینہ کو نہیں تھا۔ حیدر نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا تھا۔ زینہ نے اسے دیکھا۔ یو آر بیوٹیفل، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیار سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، یہی عمل دوسرے گال پر کیا۔ زینہ تو شرم سے سرخ ہو گئی تھی، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے حیدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے لگایا تھا اور دور کیا۔ ہزار دفعہ کہا ہے کہ ایسی چیخ حرکتیں نہ کیا کرو، دھک دھک کرتے دل سے اس نے کہا تو تقریباً بھاگتے کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے حیدر کا جاندار قہقہ لگا تھا، وہ تو خوش ہوئے ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، سر نوید نے کلاس میں سب کو بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ مجھے کل اسائنمنٹ کے ٹاپکس فائنل چاہیے۔ گروپنگ لسٹ میرے آفس کے باہر آج لگ جائے گی، سب نوٹ کر لیجیے گا۔ انہوں نے سب کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی کلاس میں گھسر پھسر شروع ہو گئی تھی، جیسے ہر کام میں ہوا کرتی تھی۔ میں کم ان سر، دروازے کے پاس کھڑے لڑکے کی آواز آئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، سب کا ایسے ہی دیکھنے پر وہ نروس ہو گیا تھا۔ یس کم ان سر، نوید نے اسے گلاسز اتارتے ہوئے کہا تھا۔ ہائی سر، مائی سیلف ذوالقرنین افندی، میں مائیکرو اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس لڑکے نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ اوکے، مجھے پرنسپل نے بتا دیا تھا لیکچر کے بعد آپ سمی سے نوٹس اور تمام انفارمیشن لے لیں۔ ناؤ گو ٹو سیٹ ڈیئر، سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سمی جو کلاس کا ٹاپر تھا اپنے نام پر چونکا اور مسکرا کر ذوالقرنین کو دیکھا۔ اس لڑکے نے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ یہی سمی ہے۔ سمی نے اپنے ڈیسک پر اسے بیٹھنے کو اجازت دے دی تھی۔ ساری کلاس ذوالقرنین کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی نئی عجیب شے کلاس میں آ گئی ہو۔ کلاس پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا ہے کیا؟ سر نوید نے سنجیدگی سے کلاس سے کہا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ بس اینڈ یو گرلز بکس اوپن کریں۔ سر نوید نے لڑکیوں کو ڈانٹا جو اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی سخت آواز پر اس نے کتابوں میں منہ دے دیا تھا۔ ذوالقرنین کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا ہو۔ دائیں طرف گردن گھمائی تو زینہ اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے کے زاویے بنائے تھے، اسے پسند نہیں آیا تھا اسے ایسے لڑکی کا گھومنا۔ ذوالقرنین کے اس بیزار شکل بنانے پر خود کیسے نہ ری ایکشن دیتی۔ زینہ نے فوراً سے آئی برو جھکائے اور نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ذوالقرنین کو اس لڑکی سے چڑ سی ہوئی تھی، لیکن اس کی توقع کے خلاف بات کوئی کہ زینہ نے ایک دفعہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر کیوں کیفے جا رہی ہے نا؟ فلک نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر جا کر بات کرتے ہیں، ابھی میرے سر میں درد ہے، اس سے گلے ملتے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ فلک اس سے مل کر واپس چلی گئی۔ زینہ گاڑی میں بیٹھ کے گئی تھی، لیکن اس کی سوچ کا مرکز ذوالقرنین تھا۔ وہ اسی سوچ میں مہر تھی کہ سامنے ذوالقرنین آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ذوالقرنین کی بائک زینہ کی کار کی سائڈ پر پارک تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان اس کے ہر عمل پر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ذوالقرنین کے دائیں ہاتھ پر گول سا بھورے رنگ کا نشان بھی ہے۔ وہ دماغ پر زور ڈال رہی تھی کہ نشان اس نے کہاں دیکھا ہے۔ حیدر، یہ نام اس کے دماغ میں گونجا۔ آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، لیکن وہ نہیں، اس کے ہاتھ پر زیادہ داغ نشان ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی سوچوں اور خشوں کو چھپا رہی تھی۔ اسی دوران ہیلمٹ پہنتے ہوئے ذوالقرنین نے اسے دیکھا تھا۔ زینہ نے بھی اسے دیکھا۔ ذوالقرنین نے اس پر زیادہ فوکس نہ دیا اور بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اتنی ایکڑ میں بھی گور رہی تھی، کچھ بولا کیوں نہیں؟ کم سے کم مجھے ٹوکتا ہے، میری طرح اگنور کر کے چلا گیا، اسے تو میں دیکھ لوں گی۔ زینہ نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا اور اسی کے انداز میں اگنور کر کے گیا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سردیوں کی خنکی ہوا تو زینہ کو بہت زیادہ پسند تھی، یہ ایک انمول تحفہ تھا۔ سرد ہوا اس کے رخسار سے ٹکرائی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایک جانی پہچانی خوشبو اسے ہوا میں محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کھڑکی بند کر گئی تھی۔ جیسے ہی مڑی سے اپنے پیچھے ایک کھڑاک ہوتی محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہو۔ قدموں کی جھاپ سنائی دی تھی، بالکل الرٹ ہو گئی تھی، آنکھیں چاروں طرف گھمائی تھی، جیسے قدم قریب ہوئے ایک محسوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ وہیں پر ٹھٹکی تھی۔ خوشبو تو حیدر، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اس نے کسی کے ہاتھوں کو اپنی کمر کے گرد آتے دیکھا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو چیخ کے مار کر آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ اسے بہادر تو حیدر نے بنایا تھا، ورنہ وہ آج ایک معمول ڈرپوک لڑکی ہوتی۔ جیسے ہی ان ہاتھوں نے زینہ کی کمر کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگائی، وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کے احسان میں ہے۔ گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ حیدر، اس کے دل نے سرگوشی کی تھی، کیسی ہو جانے من، اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور پرے
इस्तकाक से इसकी गर्दन पर अपने तशने लब रखे थे। वो पूरी तरह से लरस गई थी, इसकी धड़कनें उतर-पुतर हो चुकी थी। अभी वो खुद को संभालते झटके से मुड़ी और दूर हुई थी। 1000 दफ़ा कहा है मेरे साथ ऐसी चीप हरकतें ना किया करो। चीप रोमांस इसकी तरफ देखते घूरती हुए दबी-दबी आवाज़ में चीखी थी। हैदर का ज़िंदगी से भरपूर कहकर गूंजा था, माय डियर वाइफी, तो क्या किसी और से करूँ चीप रोमांस? हैदर ने आँख दबाकर शरारत से कहा। क्या कहा? हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? वो तनी डगोसी से तक पहुंची थी, इसके कॉलर से पकड़ कर गिरा कर बोली थी। अब इसका इरादा वार करने का था, मगर आगे भी हैदर मुश्तबा था। इसने कमाल महारत से इसकी कमर को पर गिरफ्त लेकर बेड पर गिराया था। जल्दी से अपनी गिरफ्त इसके वजूद पर भारी कर दी। छोड़ो हैदर, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, है जीनिया ने दांत पीस कर बोली थी। हाँ, तुम्हारे हाथ से सब कुछ कबूल है, लेकिन मेरी कोई शराइत नहीं है। इसकी नाक पर लब रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। कैसी शर्त? जीनिया ने इसे देखते हुए कहा। यहाँ जीनिया, हैदर गलती कर गई थी, मुझे अपना बनाकर कुछ गुस्ताखियाँ करने देना। इसके कान के पास होंठ लाकर नहायत फिदाना अंदाज में कहा गया था। वो इस बात पर बुरी तरह से उलझी थी, बेसाख्त आंखें बंद हो गई थी। वो क्या कर सकती थी? इसकी गिरफ्त ने इसे बेबस कर दिया था। धीरे से इसकी गर्दन पर अपना लम्ब छोड़ा। इसका लम्ब इसे अपने अंदर तक सुकून की मानक महसूस हुआ था, लेकिन वो भी जीनिया थी। क्या जीनिया जो हैदर जो अपना शर्माया स्वरूप दिखाते, अपने हॉल में आते हुए पूरी जान लगा कर दूर करते इज़ाद किया और बेड से उठकर खड़ी होगी। ढीला सा जोड़ा खुलकर बिखर गया था। बिना दुपट्टे के वो एक आइडियल जिस्म की मालिक हैदर का ज़बर आजमा रही थी। हैदर बेड पर कोने टकाए से देखने लगा। जो परफ्यूम जीनिया ने अपनी बॉडी पर लगाया हुआ था वो तभी महसूस होता था जब कोई पास आ जाए या हक करे, और हैदर की तो गिरफ्त में थी। इसे पागल करने के लिए जीनिया की खुशबू ही काफ़ी थी। तो मंदिर कैसे आए? चोरों की तरह खिड़की से क्यों आए? दरवाज़ों पर कुफर लगाए हुए हैं हमने, जो तुम्हें नजर नहीं आए? इसकी तरफ देखते हुए वो बोली थी। हैदर हंस दिया था इसकी तपती हालत पर। इसने कुर्सी खींची और बैठ गई। बैग 20 मिनट, बस 20 मिनट है मेरे पास, इतनी दूरी क्यों है? इसकी कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो कुर्सी समेत इसके करीब आ गई थी। हैदर ने इसके सते हुए चेहरे को मुस्कुरा कर देखा और प्यार से इसके रुखसार पर बोसा दिया था। मेरी जान, किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? इसकी टांगों के इर्द गिर्द अपना हाथ रखते हुए एक तरफ अपने सार में ले गया था। इसकी इस जुल्फ़-नैन की वजह से गुस्सा चढ़ा है मुझे। बेख्तियारी वो दांतों को कुचलाते हुए बोली थी, ऐसे जैसे इसके दांतों में जुल्फ़-नैन हो। अच्छा, क्यों मेरी जान तंग किया है इसने? इसके आवारा लट्टों को कान के पीछे करते पूछा था। तो और क्या, इसने ये कंपटीशन पर्सनल कर दिया है। मैं भी बताऊंगी कि किससे पंगा लिया है। वो गुस्से से बोल रही थी। दिखाऊं कहाँ मसला है? इसका हाथ पकड़ कर राइटिंग टेबल पर लाया था। कम से कम 15 मिनट तक इसने जीनिया को सारा जाम समझा दिया था। ऐसे ही सर पर सवार न किया करो, मेरे अलावा आपकी ज़ुबान के आपकी सोच में भी कोई नहीं होना चाहिए। इसके चेहरे को अपने हाथों के पहले में भरते हुए इसने कहा था। अच्छा, वरना क्या करोगे? इसकी कॉलर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए पूछा। हैदर नंबर कट के बताता है, बोलकर नहीं। इसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए जज्बात से टूट लहजे में कहा था। जीनिया इसकी बात में मुस्कुरा दी। डोंट मूव, 5 मिनट हैं और तुम कोई रोकथाम नहीं करोगी, ना ही हिलोगी। 5 मिनट मेरे हैं। इसके कान के लू को चूमते हुए बोला था। जीनिया ने इसे हैरत से देखा था, जो आज इसको इसे इस नज़रों से देख रहा था कि आज तो इसके सारे हवास सिर्फ हो गए थे। हैदर कहा ना चुप, बिल्कुल चुप। इसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था। इसकी खुमार भरी आवाज़ ने जीनिया को अपनी जगह पर बेख्तियार शामिल कर दिया था। वो सांस रोक के बस इसे अपने पास देख रही थी। तुम बहुत हसीन हो। उसके हाथ को अपने लबों के पास लाते हुए कहा, बोसा दिया। मुझे पता है, कोई और बात करो। इसके चेहरे पर उंगली से लकीर खींचते हुए मुस्कुरा कर बोली थी। यहाँ तुम्हें शर्माना चाहिए ना। इसके गर्दन में चेहरा देते हुए इसी खुमार से बड़ी आवाज़ में बोला था। जीनिया का कहका लग गया था। डोंट टेल मी, वो कुछ कहने लगी थी जब इसके लबों की हरकत ने इसके लब सी दिए थे। वो लम्स जो हैदर ने इसकी गर्दन पर छोड़ा था वो इसे पागल बना रहा था। बेख्तियार इसके सर के बालों पर जीनिया का हाथ चला गया था। आंखें सुकून से बंद हो गई थी। वो ना चाहते हुए भी इसकी मनमानी में सुकून महसूस कर रही थी। वो इसकी गर्दन को अपने लम्ब से भिगो रहा था। यू आर हॉट, इसकी इशारों पर होंठ रखते हुए खुमारी से कहा गया था। चेहरा इसके मुकाबले किया। जीनिया ने मुस्कुराते हुए निगाहों से इसकी आंखों में देखा था। मेरी गुर्बत में सुर्ख आंखें हो गई हैं। नशा तो नहीं हूँ मैं वैसे। इसकी कॉलर पर अपनी उंगली से डिज़ाइन बनाते हुए एक अदा से मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए कहा था। वो हंस दिया था। तुम हैदर का नशा हो, तुम्हारी खुशबू हैदर का नशा है। इसके चेहरे से 1 इंच के फासले पर चेहरा करते हुए कहा था। हाँ हाँ फौजी साहब, बहक रहे हैं आप क्या? इसके कॉलर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए इसी के डायलॉग को हरा दिया था। तो बहक आप भी रही हैं। इसके गाल से अपना गाल मिस करते हुए कहा। अच्छा चलो, हो गए 5 मिनट। इसके सीने पर जोर देकर दूर करते हुए कहा था। इसकी धड़कन 120 की स्पीड पर थी। इससे पहले हैदर इसकी धड़कनों को सुनकर बेखुद होता, इसने इसे खुद से दूर कर दिया। तुमसे बड़े बदले लेने हैं तुम, जो मुझे शर्माती नहीं होना। हैदर ने इसे खफा नजरों से देखते हुए कहा था। अच्छा, जल्दी दूर कर दिया क्या? ये वक्त की किल्लत भी
बुरी दुश्मन होती है कभी कभी। जीना ने लापरवाही से आबरू उचकाई और हंस दी थी। ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़कर इसके गिर्द हिसार बनाकर सीने से लगाया था। जीनिया भी मुस्कुरा कर इसके गिर्द बाहें फैला गई थी। बस कर दो समी, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से क्यों बात कर रहे हो? अब तो तुम्हारे पास इतने पार्टनर्स भी हैं। जीना ने जुल्कुनैन पर हल्का सा तंज किया था। इसके लहजे की कार जुल्कुनैन को बखूबी महसूस हुई थी। बेख्तियार वो हंस दिया था। इससे अच्छा लगा था इसके मुंह से ऐसा तंज करना। न जाने क्यों काश हमारी पार्टनरशिप पर न टूटती। समी ने सटकी से कहा था। इस वक्त के बस करो। जीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब रोने धोने का क्या फ़ायदा था? सब कुछ हो ही गया है। जुल्कुनैन उठकर इनके करीब आया था। सब इनकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। आई एम सॉरी। संजीदगी से जीनिया को देखते हुए कहा था कि इसलिए जीनिया से पहले फलक गुस्से से बोली थी। एकदम से माहौल बदल गया था। जुल्कुनैन ने देखा जो परे दरवाजे से देख रही थी। इस बात के लिए कि तुम्हारी महारत से 4 साल की पार्टनरशिप टूट गई। उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। जुल्कुनैन ने नॉनस्टॉप का रुख बदला था। पशेमानी तो हो रही थी, या इसलिए कि तुम्हारे जहर खुंदा बातों का वह जीनिया पर ना चढ़ सका। फलक का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। समी को काफ़ी हैरानगी हुई कि फलक ने इसकी हिमायत की। हैरत की बात थी। आई एम सॉरी, मैं गलत था। समझ रहा था कि तुम भी आम लड़कियों की तरह ही आम सी हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जुल्कुनैन ने संजीदगी से जीनिया को कहा था। इट्स ओके, तुम माफ़ी मांग रहे हो तो अब कोई मसला नहीं है। जीनिया ने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया था। क्या हम अब भी पार्टनर हैं? समी ने कहा से पूछा था। बिल्कुल, जीना ने खुशी दिली से कहा था। कैन वी बी अ फ्रेंड? जुल्कुनैन ने जीना से पूछा। कम से कम वो अपनी नाराज़गी नहीं रखना चाहता था। नो इश्यूज। जीना ने घर बैग अपने कंधों पर पहना था। तो तुम तो बस करो समी, वैसे ही बहुत सड़ियल थे तुम। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम निकले हमारे ग्रुप से। फलक ने समी को चढ़ाते हुए कहा था। यकीनन वो इसकी बात पर तब भी चुका था। तुम ना चुप रहो, मेरे सामने ना मुंह ना लगो। सभी ने इसे घूरते हुए कहा था। बस करो तुम दोनों, हर वक्त क्यों मौका ढूंढते रहते हो लड़ने का? जीना दोनों को रोकते हुए बोली थी। फलक ने आंखें घुमाई कि वही यही उलझता है मुझे, और समी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। है गाइस, एक गुड न्यूज़ है, हमारा ट्रिप जा रहा है। तभी उमर अंदर आते हुए बोला था। सब इसकी तरफ मतवज्जा थे। हो गया मजाक? सवेरा इसके पीछे आते हुए बोली थी। उमर हंस दिया था। हमारा ट्रिप नहीं, सर्वे जा रहा है कगान के लिए, और सवाद सर नईम और सरबजदान हमें लेकर जा रहे हैं। और मज़े की बात है कि बिल्कुल फ्री जा रहे हैं हम। सवेरा ने बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चलेंगे, तुम चलोगे? जुल्कुनैन समी ने खुशी से पूछा था। नहीं बाबा आ रहे हैं इस हफ्ते, पॉसिबल नहीं है जाना। वो मुस्कुरा कर बोला था। तुम चलते तो अच्छा लगता। जीना ने मुस्कुरा कर कहा था। इस पर जुल्कुनैन से चौंक कर देखा था। ये नया अंदाज समझ से बाहर था। फिर पूरे नाम के बजाय नैन कहा था। दिल में जानने से खुशी पैदा कर गया था। मैं ज़रूर जाता अगर बाबा ने ना आना होता। वो मुस्कुरा कर बोला था। जैसे सही लगे। जीना ने घर बाहर की तरफ चल दी थी। आप भी आएंगे ना? फलक उमर ने बड़े प्यार से फलक को देखते हुए पूछा था। इस अचानक सवाल पर सबकी बेख्तियार नजर फलक पर गई थी। उसे पटा गई थी नजरों से। इसने समी को देखा जो कहर बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। पागल ना हो तो एक सेकंड में लाल पीला हो जाता था। जी, लेकिन मुस्कान से उमर को देखकर कहा था। हल्की सी मुस्कान से उमर को देखकर कहा था। इतना शीरी लहजा इसी पर प्रैक्टिस करती रही हो। उमर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया था। बाकी सब एक एक करके निकल गए थे। जैसे ही फलक जाने लगी, समी ने इसे बाजू से पकड़ कर सामने करते दीवार से पिन किया था। इससे अचानक कमरे पर कमला गई थी। बेसाख्ता इसके मुंह से करा निकली थी। जितनी जोर से इसने दीवार में पिन किया था जैसे दीवार में दस्त ना देगा। लीव मी, आर यू क्रेजी? इसके हाथों की सख्त गिरफ्त और दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। क्यों मुस्कुराया जा रहा था तुम्हें देखकर? इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें बढ़ते हुए वो बोला था। इसका तरीका ही ऐसा है बात करने का। तुम्हारी तरह नहीं, जवाब बरसाता रहे। जानती हो ना कि कौन हो तुम? मैं जानती हो ना किसकी हो तुम? इसकी तरफ देखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछा गया था। फलक की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। सिर्फ खौफ महसूस हो रहा था। इतना जलाली तो कभी नहीं हुआ था। अब क्या हो गया था? जानती हो, अच्छे से जानती हूँ कौन हो। पूरी जान लगाकर इसके बाजू को से हटाए थे। समी ने गुस्सीली निगाह से इसे देखा था। बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसी गलती का खमियाजा भुगतने के लिए मुझे और तुम्हें भली किस चढ़ाया गया था। मेरे दिल से 10 फीट दूर रहा कर। उसकी तरफ उंगली करते उसकी सर लहजे में बोली थी जिस लहजे में वो बोल रहा था। जुबान संभाल कर बात करो मेरे सामने फलक। इसको फोन करने वाले अंदाज में कहा था। तुम मेरे मुंह ना लगा करो। ये ना हो तुम्हारी जेलस होती आंखों को मैं नाखून मार कर निकाल दूँ। भूलो मत, राजपूत हूँ मैं। बातें हाँकना हमारा काम नहीं है, समझे? इसके सीने पर जोर लगाकर जोर देते धक्का देते हुए कहा गया था। समी ने मुठिया भींच ली थी। आंखों में वाज़ेह सुर्ख गर्जिया थी जो इसकी तरफ उमर को मुस्कुराता देखकर उभरी हुई थी। तुम ठीक हो? फलक का कमरे में आते इसे देखकर बोली थी। हाँ, बस थक गई हूँ। अपने बालों का ढीला सा जोड़ा बनाते हुए बोली थी। तुम ऐसा करो, कमरा बंद कर लो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। फलक ने कहा और कमरे से चली गई। जीना ने दरवाज़ा बंद किया है कि सर्द हवा का झोंका इसे महसूस हुआ था। जल्दी से लेकर खिड़की की तरफ बढ़ी थी, लेकिन जब खिड़की के पास आई तो महकती ही सर्द हवा ने इस्तकबाल किया था। वो आंखें बंद करके ऐसे ही इसके सर्द हवा को अपने अंदर उतारने लगी। तभी से लगा जैसे हवा में खुशबू घुली हो। नरम नरम गर्म लम्स ने इसके गाल को छुआ था। इसने फौरन से आंखें खुली। सामने मुस्कुराता हुआ हैदर था जो एक हाथ से खिड़की का पट
पकड़े दूसरे हाथ से इसका गाल छू रहा था। जीनिया को अपना वहम लगा क्योंकि वो कौन सा हैदर के सामने थी जिससे इल्म होता कि जीनिया यहाँ पर है। तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं। अपना वहम समझते हुए बेड के पास चलती थी। रुख मोड़कर खड़ी हो गई थी। हैदर मुस्कुराता हुआ अंदर आया था, चलता हुआ उसके पीछे आया और अपनी कमर पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। इसकी खुशबू को फिर से महसूस करते हुए धड़कते दिल से पलटी और सामने से पाया था फोर्टी पैंट, जैकेट, शूज, बाजू की आस्तीन वही कोने तक फोल्ड के अपनी भरपूर वजह से इसके सामने खड़ा था। यू आर मिसिंग मी डियर वाइफ। इसकी तरफ देखकर वह मुस्कुराया था, इसकी मौजूदगी को मानते। इसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा था जैसे हैदर ने जल्दी से अपने पूरों से चुन लिया था। गिव मी हक वाइफ। इसके सामने बाहें फैलाए हुए बेख्तियार इसके सीने से लगी थी। सख्ती से इसके गिर्द हिसार कायम किया था। हैदर ने हैरानगी से इसके सर को देखा था जो इससे इतनी टाइटली हक किए खड़ी थी। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? से ने प्यार से इसके सर पर लब रखते हुए पूछा था। मैंने बहुत मिस किया, पता नहीं क्यों। दिल कर रहा था तुम आ जाओ कहीं से। दुआ कर रही थी कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हारे गले लग जाऊँ ताकि बेचैनी दूर हो जाए। इसके सीने से लगी पुरसकून होते बोली थी। अल्लाह लड़की, शर्म करो, कैसे मेरे सीने से लगने की दुआएं कर रही थी। शर्म करो ज़रा। इसके सर की तरफ देखते हुए मसनूई रौब से बोला था। भूल जाओ कि जीनिया कभी तुमसे शर्माएगी। इसकी तरफ देखते हुए शरारत से कहा था। तो फिर मैडम आप हमें बेकार रही हैं? इसकी आंखों में झांकते हुए गंभीर आवाज़ में बोला था। ऐसे कैसे बहकने दूंगी? इसके सीने पर जोर डालकर पीछे किया था। हैदर ने कमर पर बाजू रखा के इसकी तरफ मसनूई गुस्से से देखा था। चलो जाओ, फलक आने वाली है। हंसते हुए हैदर को खिड़की की तरफ धक्का दिया था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो, वो भी खाली हाथ। इसका हाथ सख्ती से पकड़ कर कहा था। अब क्या करूँ? जीने ने नासमझी से पूछा तो हैदर ने मुस्कुराते अपना गाल पेश किया था। बिल्कुल भी नहीं, फलक आ जाएगी। तुम्हारा रोमांस ही ख़त्म नहीं होता। जीना ने खफकी से कहा था। दे रही हो या मैं खुद ले लूँ? हैदर ने तेवरी चढ़ाई थी। जीना ने नफी में सर हिलाया। हैदर ने इसको खींच कर अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्त भी ऐसी थी कि जकड़ चुकी थी इसके आहनी बाजू में। हैदर ने मुस्कुरा के इसके रुखसार पर लब रखे और उसके लम से बेख्तियार इसकी आंखें बंद हुई थी। उससे पहले कि उसकी हया की लाली देखता हुआ अपने हॉल में वापस आ गई। हो गया, अब जाओ, छोड़ो मुझे, मसनूई बेजारी से कहा। हैदर ने मुश्किल इसकी शक्ल देखकर कहकर रोका था। जाने हैदर, आप मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। इतनी सी शहर पर आपकी हालत बिगड़ जाती है। जब मैंने कभी बड़ी गुस्ताखी कर दी तो गुस्ताखी पर जोर देकर इसके लबों को देखा था। हैदर छोड़ो मुझे। जीने ने पाँव उठाया ताकि अटैक कर सके कि हैदर ने बड़ी महारत से अपनी टांगों के दरमियान इसकी टांग लॉक कर दी थी। अब तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अच्छा जी, हमारे गुड़ हम पर ही आजमाए जा रहे हैं, इसने शरारती अंदाज में देखते हुए पूछा था। ज़हनी ओपन द डोर। तभी फलक की जनजाई आवाज़ दरवाजे से उभरी थी। लो, वो आ गई, छोड़ो, हो जाओ हैदर। जीनिया ने जल्दी से कहा। गिव मी अ किस ऑन माई चेक्स बेबी। इसकी तरफ फायर पर उचकाते हुए कहा था। जीनिया ने फटाक से इसके गाल पर बोसा दिया। हैदर ने हैरान के शौक होते हुए देखा था। तुम्हारे अंदर नजाकते देखने की चाह रह गई मेरी। हैदर ने इसके गाल को दोबारा शिद्दत से चूमा और छोड़ दिया। क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं था। डर नहीं, और तुमसे क्यों करूँ मैं शर्म? खिड़की की तरफ धकेलते हुए बोली थी। कैसा ज़माना आ गया है, बीवियाँ ऐसे शौहरों को खिड़की से धक्का देती हैं। हैदर ने इसकी तरफ देखते मासूम अंदाज में कहा था। शुक्र करो मैंने धक्का नहीं दिया। हल्की हंसी में से देखकर बोली थी। हैदर ने प्यार से इसका माथा चूमा और बाहर चला गया। अहमद, तेरा क्या इरादा है? तो जीनिया को भी इस लड़कियों की तरह स्मगल करेगा? ज़ुबैर ने पूछा था, जो उसका दोस्त था। इसके अच्छे कम और बुरे कामों में हमेशा आगे रहने वाला दोस्त। नहीं हुए पहले ये हाथ तो आए मेरे। इसने अहमद को कुछ ज़्यादा ही हल्का लिया हुआ है। इस दफ़ा मेरे हाथ तो आ जाए, इसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। सामने जीने पर नजर रखाए वो दांत पीस कर बोला था। ज़ुबैर ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। जो भी है बहुत कमाल की चीज़ है। सुन अहमद, जब तेरे कंधे में आया चिड़िया आए तो कुछ पल हमें भी दिल बहलाने के लिए दे देना। इसके कंधे पर कोने रखते हुए हौसला अंदाज में बोला था। क्या खबर है कैप्टन जी? वॉकी टॉकी से जनरल वहीद सिकंदर की आवाज़ उभरी थी। सर, अहमद मलिक के 3 अड्डे हैं। 2 अड्डे ऐसे हैं जहां लड़कियों को स्मगल किया जाता है, मीटिंग्स होती हैं, जबकि एक अड्डा ऐसा है जहां ड्रग्स का काम किया जाता है। ड्रग्स वाले अड्डे को हम अपनी हिरासत में ले चुके हैं, पर बाकी अटैक की तैयारी कर रहे हैं और अहमद मलिक पर मेरी नजरें टिकी हुई हैं। आगे से तफसील से जवाब दिया गया था। गुड कैप्टन जी, याद रहे कि तुम्हें इस मिशन को हर हाल में मुकम्मल करना है। और जहाँ तक बात अहमद मलिक की, जहाँ मौका मिले पूरे प्रोसेस के साथ इसे गिरफ्तार करो। प्रोफेसर वर्ल्डन हूँ, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई जाल बिछाना हो। जनरल वहीद सिकंदर ने इसे वार्न किया था। वो जल्द से सलाह के पीछे होगा। जो शरीर आवाज़ में जवाब दिया गया था। जीनिया ये समीर जो दरवाजे नॉक करता हुआ अंदर आया था, सामने फलक को बैठे पाकर खामोश हो गया था। कमरे में जीनिया तो थी ही नहीं। फलक ने इसे देखा, दोबारा किताब में मुंह दे दिया। समीर की हरकत फिर से याद आ गई थी। इसका मीटर फिर घूम गया था। जोर से दरवाज़ा बंद करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। फलक ने इसे देखा जो दरवाज़ा बंद किया, कहर बरसाती नज़रों से इसे देख रहा था।
یہ کیا کام ہے، کیوں دروازہ بند کیا؟ اسی طرف غصے سے دیکھتی ہوئے بولی تھی۔ آگے بھی سمی تھا جو اس کے غصے پر تب ہی جاتا تھا۔ دانتوں کو کچھ کھلاتے ہوئے وہ فلک کی طرف تیزی سے بڑھا، سختی سے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کے غصے کا پتہ اس کی گرفت سے لگ رہا تھا۔ مجھے اگنور کیوں کیا؟ اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ بازو چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو۔ اس کو جھنجھوڑ کر قریب کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہوں، اب کیوں تکلیف دہ ہو رہی ہے؟ فلک نے ڈھپے چھپے الفاظ میں اسے کہا تھا۔ وہ یونیورسٹی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہی ہمیں مل کر رہنا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ نہیں۔ لیکن اپنی نفرت کا راز تو بتاؤ۔ اس کی بازو پر اپنی مزید گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ نفرت؟ سچ میں مسٹر سمی، تمہیں لگتا ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ فلک کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ سمی کی گرفت ہلکی ہوئی۔ وہ ذرا نارمل بھی ہوا تھا کیونکہ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ سب مسئلے جو ان کے درمیان تھے مٹانا چاہتا تھا۔ اس کے بازو کو چھوڑ دیا تھا۔ میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہے۔ اگر تم سے نفرت ہوتی تو آج تمہارے ساتھ نکاح میں نہ ہوتی۔ آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا تھا اور رخ موڑ گئی تھی۔ سمی اس کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ فلک، کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سمی کے بے باک سوال کیا تھا۔ آخر نکاح میں تھی۔ فلک نے غصے سے گھورا کہ ابھی بھی ضرورت ہے؟ مجھے جواب دو، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر محبت ہے تو اتنا دور کیوں ہو؟ اتنا لڑتی کیوں ہو؟ مجھ سے دور کیوں رہتی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منت سے بولا تھا۔ پتہ ہے جب امی نے بتایا تھا کہ تم سے نکاح ہے میرا تو وہ پل میری زندگی کا سب سے حسین پل تھا۔ ایسے لگا تھا کہ فلک بنی ہی اپنی سمی کے لیے ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو فلک بھی کسی کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ سمی نے اس کے لڑکھڑاتے آنسوں کو پوروں سے صاف کیا تھا۔ پھر اتنا روڈ اور دور دور کیوں رہتی ہو؟ اس کی بات پر لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ فلک نے پھر سے غصے سے گھورا تھا۔ مہک کی وجہ سے کہا جانے والی نظروں سے کہا تھا۔ وٹ؟ مہک؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ فلک، مہک اور سمی کزنز اور دوست ہے۔ بھلا مہک کی وجہ سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ اب زیادہ ڈرامے نہ کرو، سب پتہ ہے تمہیں۔ فلک نے بے زاری سے کہا۔ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سچ میں نہیں جانتا۔ بتاؤ تو مہک سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تم تو یہی کہو گے نا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس کی فیلنگ سے بے خبر ہوں۔ وہ کتنا ذلیل کر کے گئی تھی جانے سے پہلے۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز بتاؤ فلک، مجھے نہیں علم۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا بولا تھا۔ اس کی نرم آواز پر فلک نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ جب تم سے نکاح کا پتہ چلا تو سب سے پہلے میں مہک کے پاس گئی تھی۔ مہک، تمہیں گڈ نیوز سناؤں؟ فلک بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی جہاں مہک اپنے سر کو ہاتھوں میں رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ مہک، آر یو اوکے؟ فلک اس کی سرد اور سرخ آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کے بولی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے مہک نے بے ترتیب سے جھٹک دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی مکار، اتنی چالاک نکلو گی۔ میری ہی خوشیاں کھانے پر تلی ہوئی ہو۔ خون بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لہجے کی کاٹ واضح تھی۔ فلک اس کی بات پر بری طرح چونکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو مہک؟ فلک نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ دوبارہ جھٹک گئی تھی۔ تم جانتی تھی کہ میں سمی کو پسند کرتی ہوں، لیکن تم نے پھر بھی یہ کھیل کھیلا، مجھ سے دور کرنا چاہ رہی ہو سمی کو۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خان لہجے میں بولی تھی۔ مہک کی بات تھی کہ سیسا جو اسے اپنے کانوں میں ڈلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کنگھے سے دیکھنے لگی تھی۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا ان سب کا۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی اور یہ انکشاف بجلی کی طرح اس کی ذات اور اس کی محبت پر گرا تھا۔ کیا سمی بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ فلک نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اپنی محبت جو کسی اور کے متعلق سوچنے جاننے کی ضرب صرف اس کے پاس ہوتا ہے۔ مہک نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ سمی بھی جانتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ خوش تھا اس بات سے، لیکن چاچی فلک کی ماں اور تائی سمی کی ماں نے اسے بلیک میل کیا ہے، زور ڈالا ہے اس پر، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے اس رشتے کو اپنانے کے لیے۔ مہک نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے غصے سے بول رہی تھی اور فلک کی ذات جھٹکوں کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ اس بات پر سچ میں ہل نہیں پا رہی تھی کہ سمی پر زور دیا جا رہا ہے۔ فلک کی سراسر تذلیل تھی یہ۔ اس کے باپ کو کینسر تھا اور اس کی آخری خواہش یہی تھی کہ اس کی بیٹی اسی گھر میں رہے، کہیں باہر نہ بھیجا جائے۔ سب گھر کے بڑے راضی تھے اس پر اور اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ زور و زبردستی سمی کی زندگی میں شامل کی جا رہی ہے۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ فلک نے آنسوں سے بھری آواز میں کہا تھا۔ بس یہ ڈرامے اور یہ جھوٹے آنسو کسی اور کے سامنے پیش کرنا۔ دوست بن کر دشمن کا کردار نبھایا ہے، میری پیٹھ پیچھے چھڑا کھوپا ہے۔ اب کیا فائدہ تمہارے ان ڈراموں کا؟ جب پوری فیملی اسی رشتے کے لیے راضی ہے۔ وہ ہسیانی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر درشنگی سے بولی تھی۔ فلک کے دماغ سائنسی کر رہا تھا۔ یاد رکھنا وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، تم زبردستی سے مسلط کی جا رہی ہو اور خوشیاں تو بھول ہی جا۔ مہک نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ سمی کی طرف سے فلک کو بلسن کر رہی تھی جس میں اچھے سے کامیابی ہو گئی تھی۔ میں پاپا سے بات کرتی ہوں، سمجھ جائیں گے۔ فلک نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا اور خود پیچھے ہٹنے کو تیار تھی۔ مہک نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ فلک کا گال اس کے تھپڑ سے گرم کوئلے کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے مہک کو دیکھا۔ ڈرامے باز مکار چلاک، تم جا کر کہو کہ سب تمہاری اعلیٰ ظرفی پر رشش کر اٹھیں گے اور ہمیں
बुरा बना दूँ कि तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें भीख में समय दिया है, सारी उम्र के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम मेरी दी हुई भीख पर उम्र गुजार दो। नफ़रत तुमसे बेहद नफ़रत। महक ने अपने ज़हरीले अल्फाज से फलक के साथ की धज्जियाँ उड़ा दी थी, और ये बात भी इसे समझ आ गई थी कि अगर वो समी के पास बात करने जाएगी तो कहीं वो भी इसे ऐसे ही बेइज्जत ना करे। इसकी तौहीन महक ने बहुत कर दी थी। वो समय से वही अल्फाज सुनकर अपना वजूद दो कौड़ी का भी नहीं कर सकती थी। इसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। महक कमरे से तनफन करती जा चुकी थी। इसकी आंखें आंसू पर बंद बांधने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी। तो इसे अपने पापा के रूम की तरफ बढ़ी ताकि इन्हें बता सके वो कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है किसी पर मुसलत की जाए। लेकिन जब वो कमरे में तो वो बेहोश थे। नहीं, जब वो कमरे में तो बेहोश थे। समी और इसकी शादी के हवाले से समी के बाप से हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। इसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो अपने पापा को तकलीफ के मरहले से गुजारे, लेकिन वो सोच चुकी थी कि अगर इसकी किस्मत ऐसे ही लिखी है तो वो समी के पास नहीं जाएगी, ना ही शादी के बाद कोई रिश्ता रखेगी। जब तक इसके पापा की ज़िंदगी है वो इनके सामने खुश रहने का ड्रामा भी करेगी। वो जब समी के कमरे के पास से गुजरी रही थी तो बेख्तियार महक की आवाज़ पर कदम रुके थे। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। इसने अंदर देखा। बेशक ये अखलाक के खिलाफ बात थी, लेकिन इस तरह ना गया। महक का अंदर जाने का कहना, समी का इसे रोकने से न जाने पर जिद करना, फिर महक के नखरे, इसका रोना, समी का चुप करवाना, ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसे यकीन हो गया था कि महक और समी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसे अपनी ज़्यादा इन दोनों के दरमियान फालतू शय लगी। महक अगले दिन ही लंदन चली गई थी। निकाह तो हो गया था समी और फलक का, लेकिन फलक ने इसे वो मुकाम न दिया जो देना चाहिए था। इसका दिल समी की तरफ से कौड़ा हो गया था। वो चाहकर भी प्यार से बात नहीं कर पा रही थी। इसके अंदर पलता दर्द सिर्फ इसे ही मालूम था। हाल सारी बात समी से कहते हुए इसकी आंखों में आंसू जारी थे। समी बेतासुर निगाहों से इसे देख रहा था। इसने एक दफ़ा भी इसे नहीं रोका, और तुमने एक दफ़ा भी ज़रूरी नहीं समझा मुझसे बात करना। समी ने अफसोस से इसके आंसू साफ करते हुए कहा था। तुमने जब लिफ्ट में कहा था कि मर्द अपनी बीवी के लिए एहसास होता है तो यकीन जाना सुकून मिला था। एक ठंडक पहुंची थी सीने में, लेकिन मेरे कानों में महक की सारी बातें गूंज रही थी। फिर से उल्टे ख्यालात आने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में तुम्हारी ज़िंदगी में एक फालतू शय हूँ। मैं तभी तुम्हें इग्नोर किया था कि ताकि कोई फजूल बात ज़हन में ना आए। वो दोबारा अपनी घुटन ज़ाहिर करते हुए बोली थी। तुम्हें क्यों लगा कि मैं महक से मोहब्बत करता हूँ? उसके हाथों को अपने हाथों में लेता और प्यार से बोला था। वो खामोश रही थी इसलिए कि महक ने कहा था। इसके हाथों पर दबाव डालते हुए पूछा। फलक ने आंखें उठा के इसे देखा था। आंसू दोबारा 2 बार टूट कर गिरे थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है फलक। इसके आंसू जो अपने लबों से छूते हुए इसको बुरी तरह से हिला गया था। इसने झटके से समी को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मेरी ख्वाहिश पर ही चाचू ने तुम्हारे और मेरे निकाह की बात की थी। इसके हाथों पर हल्का सा गुस्सा देते हुए एक और बम गिराया था। नो, ऐसा नहीं। तुम इसके मुंह में ही अल्फाज थे कि समी ने उंगली इसके लबों पर रखती थी। अब वो बोलना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अम्मी से बात की, वो राज़ी हैं। मैं चाचू की ज़िंदगी में तुम्हें पाना चाहता था। किसी को कोई इतराज़ नहीं था। मैं तुम्हारे ख़्यालात के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी हर हाल में, हर सूरत में। तुम्हें खो नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम्हें देखने के लिए एक फ़ैमिली आना चाह रही है। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने देता। इसके हाथों को मजबूती से थामे हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोल रहा था। वो हौनक बनी से देख रही थी। इतना बड़ा सच इसे तो इल्म ही नहीं था। और वो महक, इसने हरासा नज़रों से देखते पूछा था। महक से मुझे कोई अनसियत नहीं थी। वो बेबाक लड़की थी। इसने मुझसे अपनी फीलिंग्स से शेयर की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इसकी बेबाकी तुम्हारी शर्मो हया पर भारी नहीं थी। इसने लंदन जाने का फैसला किया था। एक दोस्त की हैसियत से रोक रहा था, मना रहा था कि वो मेरी खुशी में शामिल हो, लेकिन वो नहीं रुकी, चली गई। मुझे अफसोस नहीं था इसके जाने का, अलबत्ता तुम्हारे सर्द रवैये ने मुझे तड़पा दिया था फलक। तुम्हारा दूर दूर रहना, मुझसे इस अंदाज में बात करना, छोटी सी छेड़खानी पर बुरी तरह से गुस्सा करना, मैं खुद थक गया था। मुझे लगा तुम किसी और को चाहती हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। तुम मेरे निकाह में आ गई थी। मैं तुम्हें दूर कैसे करता जब मेरे एक एक बूंद में तुम खून की तरह गर्दिश करती थी। इतना बुरा इश्क तो लैला मजनू को भी नहीं हुआ होगा जितना मुझे तुम्हारा हो गया। इसके माथे पर प्यासा लब रखते हुए कहा था। इसके लहजे की गंभीरता और इसकी आंखों की सच्चाई पर वो कैसे ही मान न लाती। वो बहती आंखों से इसके लबों से वहाँ निकले मोहब्बत भरे एतराफ़ पर रो रही थी। मुझे तुम इतनी जली कटी क्यों सुनाते थे, धमकियाँ लगाते थे? वो मोहब्बत थी तुम्हारी। अपनी गलती छुपाए वो नखरे करती हुई इसका रवैया याद करवाते हुए बोली थी। तो मुझे यही लगा था कि तुम किसी और को चाहती हो, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। इसके नाक पर छोटी सी चुटकी काटते हुए कहा था। फलक ने इसे घूरते हुए देखा था। अगर तुम किसी और को पसंद करती होती ना तो कसम ले लो, शूट कर देना था। मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाने देना था। मैंने इसके हाथों पर अपना दबाव डाले वो जुनूनी अंदाज में बोला था। इसकी बात पर वो सुर्ख होती मुस्कुराई थी। जो तुम्हारी मुस्कान है ना, इसका तो मैं असल में दीवाना हूँ, बहुत बुरे वाला। इसके गाल को मोहब्बत से छूते हुए इसके लांस पर सिमट की थी। तफसील जवाब दे रहे हो, पहले बता देते आकर तो इतना मसला ना होता। मैं कुछ रहम खा लेती। नाक का उसे घूरते हुए एक अदा से कहा था जैसे सारी गलती समय की हो। अब जनाब रहम खा ले, अब दूरी बर्दाश्त करना।
नामुमकिन है। अपनी तरफ खींचते हुए मन्नत भरे अंदाज में कहा था, इसके खींचने पर इसके सीने से जा लगी। अभी कहाँ भी मुझे 1 साल मज़ीद पढ़ना है। इसके सीने पर दबाव डालते हुए बुरे अंदाज में कहा था, खबरदार बस यही सेमेस्टर ख़त्म करो, अगला पूरा साल मेरा है, समझ आई? खबरदार मुझसे दूरी बनाई, जान ले लूँगा, इसको खुद में भेजे। वो बोला था। फलक का कहका गूंजा था। इसके कहके पर वो भी हंस दिया। कितना तरस गया था इसकी मुस्कान देखने को। ज़ीनी आर यू हेयर? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो उन्होंने फासला बनाया, उसे अंदर आने का कहा था। फलक के ज़ैनी कहाँ हैं? ज़ुल्फ़ुनैन अंदर आते बोला था। वो तो नहीं आई। फलक ने नफ़े में सर हिलाया था। आर यू किडिंग? वो और कहाँ जाएगी? ये होटल में नहीं है वो। ज़ुल्फ़ुनैन ज़रा संजीदगी से बोला था। वो नहीं आई यहाँ। फलक ने घबराते हुए कहा था। वो तकरीबन 4:30 के करीब होटल की तरफ बढ़ी थी। अब तो 5:15 हो रहे हैं, कहाँ जा सकती है? ज़ुल्फ़ुनैन परेशानी से बोला था। तुम मजाक कर रहे हो? इस सुनसान जगह पर वो कोई सैर सपाटे पर नहीं निकली होगी। सभी ने भी परेशानी से कहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो होटल में नहीं है। ज़ुल्फ़ुनैन की आंखों में वाज़ेह डर था, जैसे कोई चीज़ जिसमें जान बसती हो वो किसी खतरे में हो, वो किसी मुसीबत में है। वो शाम को रूम से नहीं निकली। फलक परेशानी से बोली थी। दोनों ने परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखा। ज़ुल्फ़ुनैन का सांस से दिल एकदम से रुकने लगा था। फलक ने तेज़ से अपने बालों को बांधा और अलमारी की तरफ बढ़ी थी। दोनों ने इसे देखा। अब क्या करने लगी? इसकी हैरत से आंखें खुल गई थी जब फलक के हाथ में पिस्टल देखी जो अलमारी से निकाल रही थी। उसे अपने पिल्ली से टाई कर ली थी। समीका तो हैरत से मुँह खुल गया था और आंखें तो उबल कर बाहर आ गई थी। ज़ुल्फ़ुनैन ने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास पिस्टल हो। किसने बड़ी तेज़ी से स्टॉलर को अपने चेहरे के गिर्द बांधा था। हम इसे कहाँ ढूंढेंगे? समी ने परेशानी से ज़ुल्फ़ुनैन से पूछा। तो ज़ुल्फ़ुनैन से देख रहा था जैसे खुद जाकर बचा ले कि ज़ैनी इसको। तुम कहाँ जा रही हो? ये पिस्टल कहाँ से आई? लाइसेंस है तुम्हारे पास? हम दोनों जाएंगे ना? ज़ुल्फ़ुनैन परेशान, हैरत से और शौक सा इसे देखते बोला था। जिधर ढूंढना है ढूंढो, मैं साथ चल रही हूँ। फलक ने कमर के गिर्द बेल्ट बांधते हुए कहा था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये चलानी आती है? कब से है तुम्हारे पास? समीर बौखलाता हुआ इसे सामने करते बोला था। पिस्टल मुझे ज़ैनी ने दी थी, लाइसेंस बना हुआ है, 2-3 दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ और हम दोनों के पास हर वक्त रहती है। फलक ने जितने आराम से बताया था इतनी तेज़ी ज़ुल्फ़ुनैन समी का सांस से रुक गया था। इनको यकीन नहीं आ रहा था छुई मुई लड़कियाँ इतनी गुनी और मिसनियाँ हैं। फलक ने इनकी वरना शक्ल देखी तो इस टेंशन में भी हंसी आ गई थी। मुश्किल से जब्त की और साइड से होती हुई उसकी तरफ बढ़ गई थी। दोनों तकरीबन ट्रांस में जा चुके थे। फलक का इतना बदला रूप दरवाज़ा खुलने पर होश में दोनों बाहर की तरफ बढ़े थे। 1 मिनट कॉरिडोर से गुजरते फलक टटक कर रुकी थी और दोनों सारे नज़र से देखने लगे थे। क्या हुआ? मुझे याद है कि सुबह हमारे से लाइब्रेरी में मिलने का कह रहा था। पक्की बात है इसी ने कोई काम किया होगा। फलक ने गुस्से से हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा था। अगर ऐसा हुआ ना तो यकीन जानो हमें के पूरे दिन शुरू हो गए हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ज़ुल्फ़ुनैन ने आंखों में गुस्सा लिए कहा था। छोड़ेगी तो ज़ैनी भी नहीं, तुम देखना क्या करती है वो। फलक एक साइड का मुस्कुराते बोली थी और आगे बढ़ गई। वो तीनों रिसेप्शन पर आए थे। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से अहमद मलिक नाम का लड़का बाहर जाते हुए दिखा है क्या? ये पता है कहाँ पे? ज़ुल्फ़ुनैन ने आके पूछा था। सर वो तकरीबन 4:20 पर इस होटल से बाहर गया था। 4:20 पर इस होटल से बाहर गए थे, अभी तक आए नहीं। रिसेप्शन बॉय ने रिकॉर्डिंग देखकर जवाब दिया था। बस इसी का काम है। समी ने दांत पीसे थे तभी ज़ुल्फ़ुनैन का फ़ोन रिंग हुआ था। ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ था। सर, ज़ुल्फ़ुनैन ने फ़ौरन से एक्टिव होकर कहा था। फ़ोन इंतहाई ज़रूरी था, वो चाहकर भी काट न सका। फलक ने इसे देखा जिसका अंदाज़ा सा था जैसे पुलिस लूट मारते हैं। सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ज़ुल्फ़ुनैन ने दूसरी तरफ की बात सुनकर कहा। उसी तरह एक्टिवली सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। सो कैप्टन, हमें पुलिस से भी बात करनी होगी। फलक ने आंखें सुर करके इसकी तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, ये ज़रूरी है। ज़ुल्फ़ुनैन ने फ़ौरन से कहा, लेकिन इसके अल्फाज की ब्रेक वहाँ लगी जब इसे होश आया था। फलक ने इसे कैप्टन कहा था। इसने चूर नज़रों से फलक को देखा जो आंखें सुपड़े से देख रही थी। समी ना समझी से कभी से देखता तो कभी उसे। ज़ुल्फ़ुनैन ने सर कुचाया था। हमसे तो ऐसे छुपा रहे थे जैसे हमने कहा जाना है तुम्हें, या तुम्हारा सीक्रेट हम लीक कर देंगे। खुफिया कैप्टन। फलक आंखों को टमटमा कर बोली थी। तो तुम कैप्टन हो? समी के हमारे हैरत से आवाज़ ही दब गई थी। या फुर्सत से पूछ लेना भी चलो। ज़ुल्फ़ुनैन ने समी का बाजू खींचा। वो तीनों बाहर की तरफ बढ़े थे। 4-5 घंटे बाद अहमद कमरे में आया था। क्या सोचा है तुमने? खुद ला की बात करोगी या मैं मुश्किल आसान कर दूँ? इसकी तरफ देखते हुए इसने पूछा था। तुम्हें मज़ा चखाना मेरी ज़िद बन गई है। अभी मेरे पाँव की बेड़ियाँ खोलो, मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम किससे बात करने की ज़रूरत कर रहे हो। इसकी बकवास पर ज़ीना को गुस्सा ही चढ़ गया था। उसकी तेज़ ज़ुबान पर गुस्से में आ गए। तेज़ से साइड दराज से खोला, इसमें कटर निकाला, इसके ऊपर से खबर उतारा था। ज़ीना ने नासमझी से इसे देखा था। इसकी तरफ बढ़ा, इसका पाँव पकड़ कर तेज़ी से खींचा कि ना चाहते हुए भी ज़ीना के मुँह से आ निकली थी। बहुत ज़ुबान चढ़ी है ना तेरी, देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। इसके पाँव को मजबूती से पकड़ते हुए बोला था। पैरों में पहले से ही बेड़ियाँ थी। इसकी दर्द और इसकी गिरफ्त ने इसके अंदर से जैसे सारी हिम्मत खत्म कर दी थी। इसने इसकी तली पर कटर रखा था। ज़ीना की आंखें फैली थी। वो तेज़ से इसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी कि अहमद ने एक बारीक मगर तेज़ी से गहरा कट लगाया था। ज़ीना की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसके पाँव के तले से खून फव्वारे की तरह निकला था। लाल रंग बेडशीट को मज़ीद
रंग आलूद कर गया था। अहमद मलिक को औकात याद दिलाना चाहती थी। पहले अपनी तो देख ले। इसका जबड़ा पकड़ कर वो फंकारा था। जीना की आंखें सुर्ख हो रही थी। इसने इससे बड़ा कट इसके दूसरे पाँव पर मारा था। इसकी वो दर्द से बिलबिला उठी थी। तकरीबन दर्द की शिद्दत से वो बेड पर उतरने लगी, लेकिन पाँव का दर्द ऐसा था जैसे पाँव ही जुदा हो गए हों। अहमद ने ख्वाजा से हंसते हुए इसके पाँव पकड़े। नो वो इसके इरादे जानते हुए सरनफी में लाने लगे। दर्द की शिद्दत से इसके अंदर की हिम्मत खत्म हो गई थी। इसने बड़ी बेरहमी से इसके दोनों बाजू पर गहरे कट लगाए थे। एक दफ़ा फिर जीना की हैदर की चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से जख्मी हो गई थी। अहमद ने इसका जबड़ा पकड़ कर दोबारा पकड़ा था और इतनी सख्ती से पकड़ा कि इसकी गाल से नन्ही सी बूंद खून की निकली थी। वो अपने दांतों को बीचे हुए पूरी तरह जोर लगा रहा था। इसकी सख्त पकड़ पर होंठ नीले हो गए थे। इससे पहले कि मजीद कोई उल्टी हरकत करता दरवाजे पर जोर से कुछ लगा था। अहमद का जुनून टूटा था। इसने गर्दन घुमा कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ अब लाकर को घुमाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि लॉक होने की वजह से खुला नहीं था। अहमद ने गुस्से से जीना को देखा, जो धुंधलाती नजरों से देख रही थी। तकलीफ से आंखें बंद हो रही थी। तूने कुछ किया ना? इसके कट लगने बाजू पर जोर से दबाव डालते हुए एक बार फिर से चीखा था। आंसू पे इसके गाल को भिगो रहे थे। अहमद ने दरवाजे पर होते जोर जोर के बाहर पर जीना को झटका दिया और लहरा कर बेड पर बेसुध से गिरी थी। हैदर कहाँ हूँ? आजा प्लीज़, आई नीड यू। उसकी बंद का होती आंखें हैदर के तसव्वुर से मुखातिब थी। इसके अलावा बार बार हैदर का नाम ले रही थी, न जाने कहाँ पर था। 3-4 झटके पर दरवाज़ा टूटा और आर्मी ऑफिसर हाथ में पिस्टल लिए अंदर दाखिल होते हैं। अहमद आर्मी को देखकर बौखला गया था। जुल्कुनैन समी और फलक बर वक्त अंदर आया था। जुल्कुनैन अंदर आते ही रख कर अहमद को मुक्का मारा था कि वो लड़खड़ा के गिरा था। फलक तेज से जीना की तरफ बढ़ी थी। इसकी हालत देखकर इसके कदम वहीं जम गए थे, जैसे ज़मीन ही कदमों के नीचे निकल गई है। वो तो सख्ते में चली गई थी। जैसे समी भी बौखला गया था। जनिया को साल में देखा, लेकिन उन्हें होश से काम लेना था। समी ने जल्दी से फलक को झंझोड़ा तो होश में आई थी। जुल्कुनैन अहमद की पिटाई करने में मसरूफ था। इससे पहले वो अपनी गन से इसका कत्ल कर देता। एक आर्मी ऑफिसर ने इसके हाथ से गन ली और धक्का दिया था। सर, हम इसे देख लेंगे। इस आर्मी ऑफिसर ने इसे होश दिलाई थी। इतने में एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। आर्मी ऑफिसर ने स्ट्रक्चर पर डालकर गाड़ी में बिठा दिया था। इसके अलावा बस हैदर का नाम है सरगोशी में था। समी ने मुश्किल से जुल्कुनैन को संभाला, जो अहमद को जान से पाने पर तुला हुआ था। जीना का याद आते ही वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा था ताकि हॉस्पिटल जा सके। जुल्कुनैन समीर फलक इस वक्त कमरे के बाहर खड़े थे। तीनों की हालत गहर थी। फलक तो दिल ही छोड़ गई थी कि जैसे समी ने बर वक्त संभाला था, वरना वो अपनी तबीयत खराब कर सकती थी। सरपंच खान और साइड नाइम भी आ चुके थे। इन्हें जैसे ही खबर मिली थी फौरन से हॉस्पिटल पहुंचे थे। दरवाज़ा खोला और अंदर से नर्स बाहर निकली थी। सब एकदम अलर्ट हुए थे। सर, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। पाँव की तली पर 4 गहरे कट लगे हैं। खून रुक नहीं रहा। हमें ए पॉजिटिव खून की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके इसका ब्लड अरेंज करें। नर्स ने जल्दी से कहा था। अरे यार, मुझसे ले लो, जितना लेना है। मेरा भी ए पॉजिटिव है। जुल्कुनैन पर जान को लहजे में बोला था। नर्स इसे अंदर ले गई थी। अंदर कदम रखती जैसे कदम लड़खड़ आए थे। इसकी नजर जीने पर गई तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी। वो जर्द चेहरे के साथ बेड पर थी। कई डॉक्टर इसके इर्द गिर्द थे। वो बेसुध पड़ी हुई थी, जैसे कुछ खबर ना हो। इसके बिना कितने लोग इसकी इस हालत से तकलीफ में थे। डॉक्टर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे। पाँव पर गहरे कट थे। जुल्कुनैन को ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ खुद में महसूस कर रहा हो, जो इस वक्त जीने सह रही थी। ज़ैनी ब्रेक माई सोल, वो अपनी आंखें साफ करता हुआ बस इसे यही कह पाया था। पास जाके से होश में लाने से रहा। नर्स के पास वो कमरे के अंदर बने छोटे से कमरे में चला गया था। 1 घंटे लगा था डॉक्टर को संभालते हुए। इनकी अनथक मेहनत के बाद ब्लीडिंग रुक गई थी। 3 खून की बोतलें से एक मुशक्कत लगी थी। जुल्कुनैन का भी वही ब्लड ग्रुप था जो जीनिया का था। तभी बरवक्त एक बोतल जुल्कुनैन ने दे दी थी, बाकी 2 अरेंज कर दी गई थी। जुल्कुनैन थका से बाहर बेंच पर बैठा था। समीर इसके पास आ गया। हिम्मत कर, यार शुक्र है अल्लाह का जिसने इसकी हिफाजत की। किसी बड़े नुकसान से हमने सामना नहीं करना पड़ा। समीर सांस रह दिए थे। यार, वो कितनी अजियत में आगे वो बोला ना गया। वो हाथों में चेहरा देख कर रो दिया था। इसे ऊपर पर ठहर ठहर कर याद आ रहे थे। जब वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर गया था, वो खून में लथपथ बेड पर बेहोश पड़ी थी। तकलीफ से ही इसकी ज़ैनी ने और वो इस वक्त पहुंच न सका। बस करो जुल्कुनैन, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी जान बच गई है। जुल्कुनैन बिना आवाज़ रो दिया था। कहते हैं जो कोई मर्द किसी औरत के लिए रोए तो समझ लेना चाहिए कि इस मर्द से ज़्यादा इसे कोई नहीं चाह सकता। पर खुदा, तभी कॉरिडोर में भारी आवाज़ आई थी। जुल्कुनैन खिड़की से खड़ा हुआ था। इसकी आवाज़ की सिमत देखा जहाँ इसके पापा यानी वही थे। सिकंदर पूरी वजाहत के साथ खड़े थे। पापा टूटे लहजे में अपने बाप से लिपट गया था। सब जवाब दे गया था। कैप्टन सी बी ब्रेव, रोबता आवाज़ में धमकी दी थी। पापा, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, आई विल नॉट survive without her. I have no power to see her in this condition. Please give her to me. Please, Papa. I will die without her. I am nothing without her. वो वही सिकंदर के सीने से लगा मुसलसल रोते हुए नफी में सर हिलाते बोल रहा था, जैसे बच्चा जिद कर रहा हो किसी चीज़ के लिए। फलक और समी हैरत से इसके अल्फाज सुन रहे थे। फलक को तो इल्म था कि ज़ीना का निकाह हो चुका है। जुल्कुनैन का ऐसे जुनूनी होना न जाने क्या हुआ। समी तो अपने दोस्त के जज्बात जान के बेहद खुश था। इसे ज़ीना के लिए जुल्कुनैन बेहतर लगा था। कैप्टन जुल्कुनैन वही था। हैदर ने इसे दोबारा धमकी दी थी। जुल्कुनैन ने खुद को कंपोज किया था। यू आर नॉट अलाउड टू लूज योर ऑल टेम्पर।
यू आर कैप्टन माइंडेड, रिमेंबर इट। इसके कंधे पर हाथ रखते रोब में कहा था जुल्करनैन ने। अलर्ट हुआ था? यस सर। अलर्ट होते जवाब दिया था। इनके अल्फाज में सारी बात समझ गया था। इसे वो दोबारा तबके देकर पलट गए थे। भाभी वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था कि कैप्टन भी मजनू हो सकते हैं। समी ने शरारत से पास आकर कहा। जुल्करनैन सुर्ख आंखों से हंस पड़ा। यकीनन कोई लड़की इन सुर्ख वाले जुल्करनैन को देख लेती तो अपना दिल वहीं वार देती। सर वजदान और सरनेम में चाह चुके थे। तीनों अब बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। फलक तो जुल्करनैन की वजह से काफ़ी परेशान थी। उसने वादा किया था जैनी से कि वो इसके निकाह को एक्सपोज नहीं करेगी, मगर जुल्करनैन को हकीकत से अनजान रखना भी गलत है। इसी परेशानी में बाहर चलेगी। समय इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता। ढूंढते ढूंढते बाहर आया तो वो बेंच पर बैठे पाया था। वैसे इतनी तैयारी की तुमने? और क्या कुछ भी नहीं। इसका मूड बेहतर करने के लिए समी ने कहा था। ये सब हिफाजती तदबीर थी। बिना किसी ताजुर के जवाब दिया था। तुम इसके लिए परेशान होना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसने परेशानी से समझाया था। फलक ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे यार तुम और मैं इसे जितना जानते हैं इस हिसाब से बहुत मजबूत लड़की है, कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे मुताबिक वो एक ट्रेंड लड़की है। फिर मुझे समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ कैसे ये सब। समी ने अपने दिमाग में उस उठता सवाल किया था। फलक ने इसे देखा तो उसके जवाब को मुंतज़िर था, लेकिन इसके पास बहुत अच्छा जवाब था इसका। बात यह है समी कि हम लोग भूल जाते हैं कि सारी ताकतें, सारी तारीफ़ें तो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, और ख़ुद की तारीफ़ करके हमें नुकसान उठाते हैं। मैं भूल गई थी कि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को नहीं बचाता, बल्कि वो तो सबका रखवाला है। मैं तो बस जीने को ही बार बार पावरफुल कह रही थी। एक दफ़ा भी अल्लाह से दुआ नहीं की कि इसकी हिफाजत करना। एक दफ़ा भी नहीं कहा कि अल्लाह इसकी हिफाजत करना। देखो मेरे अल्फाज ने मुझे कैसा सबक सिखाया। वो तकरीबन रो दी थी। आंसू सबसे बाहर आ रहे थे। समी ने इसे बाजू से के हल्के में लिया था। मुझे जैनी हमेशा कहती थी कि घमंड ना करना, कि तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स हैं जिससे तुम हालात का मुकाबला कर सकती हो। ये ना भूलना कि अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है। वो अगर चाहे तो हम हिफाजत कर पाते हैं, और अगर ना चाहे तो किसकी मजाल तो हमें बचा ले। वो जीने की कई बातों को याद करके दिल पर ताशा हो गई थी। बस फलक मेरी जान, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फलक ने वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। इससे अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। बस कुछ नहीं होगा। इसको सीने से पीछे हुई हिम्मत दिलाई थी। समी ये जो जुल्करनैन सोच रहा है क्या ये सही है? फलक ने इसकी तरफ देखते पूछा। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ जीने, और वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे साथ। समी ने मुस्कुराते हुए कहा था। फलक फिर से परेशान हो गए थे, न जाने अब क्या होगा। जीने को होश आ गया था, लेकिन दर्द और मेडिसिन की वजह से अभी गनूनगी में थी। जुल्करनैन के पास ही बैठा था। समी और फलक बाहर ताज़ा हवा के लिए गए हुए थे। फजर का वक्त था। हैदर होंठों ने हल्की सी जंबिश की थी। जुल्करनैन जल्दी से अपना कान इसके होंठों के पास ले गया था, वो ताकि वो सुन सके। वो गनूनगी में ये बात दोबारा नहीं बोली थी। जुल्करनैन ने आराम से इसका हाथ पकड़ा। बाजू पर हुई बैंडेज बता रही थी कि जख्म ऊपरी नहीं थे, बहुत गहरे थे। अमर का चेहरा जुल्करनैन की आंखों में आ गया था। इसने सख्ती से पीछे देखते हुए फिर इसकी चमड़ी उठेरने का दिल किया था, मगर इसने खुद को नॉर्मल किया। प्यार से इसके हाथ को चूमा। गुड मॉर्निंग, कश्यप दरवाजे को धकेलती हुई बोली थी। जुल्करनैन ने मुड़कर होंठों पर उंगली रखी थी। जाहिर है जीने सो रही थी, इसे उठाना बहुत बुरी बात थी। सॉरी। कश्यप ने कान पकड़ते सरगोशी की और दबे कदमों से इसके पास आई थी। बेड पर सोए वजूद पर नजर दुराई और जब मुतासिर हुई नजरों से जुल्करनैन को देखकर उसे देख रहा था। क्या बात है कैप्टन, आपकी महबूबा तो बहुत हसीन है। इसके साथ बैठते वो शरारती अंदाज में बोली थी। ना चाहते हुए भी जुल्करनैन के लबों पर हंसी आ गई थी। मुझे पता है। कश्यप की तरफ देखते हुए कहा था। हुआ क्या था इसे? संजीदगी से पूछा गया, जो नहीं होना चाहिए था। इस मंजर को याद करते दोबारा जुल्करनैन का जबड़ा तन गया था। ये तुम फौजी लोग कितने शौकीन होते हो वैसे। इसकी तरफ तीखी आंखों से देखते हुए उसने कहा था। क्या मतलब? हाँ, जहाँ लड़की देखी वहाँ हीरोपंती शुरू कर दी, वहाँ डायलॉग बाजी शुरू कर दी। सोफे की साथ टेक लगाते हुए बड़े मज़े से जुल्करनैन की को सुना रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा से हीरोपंती दिखाई है, अब कब डायलॉग मारा? इसकी तरफ गुस्से से देखते बोला था। अभी अभी मैंने सिंपल सा सवाल किया था, इससे क्या हुआ? बजाय तरीके से जवाब देने के वही जो नहीं होना चाहिए था। भारी आवाज़ में नकल उतारी थी। तुम ना उठो, यहाँ से क्यों आई हो? जुल्करनैन को तो गुस्सा ही चढ़ गया था। लड़की कोई मौका नहीं जाने देती थी इसकी बेइज्जती का। मौका नहीं जाने देती थी इसकी बेइज्जती का। जुल्करनैन का ध्यान दोबारा ज़ैनब की तरफ किया था। कश्यप ने मुंह बना के से देखा। वैसे नैन यार, क्या वो जानती है कि बचपन में तुम्हारे साथ इसकी मंगनी हुई थी? बात पक्की हुई थी। जो भी हुआ था वैसे पता है क्या? कश्यप ने संजीदगी से पूछा। हमारे पेरेंट्स ने फैसला किया था कि जब हम बड़े होंगे तो शादी करेंगे। इसके बाद मुझे ज़िंदगी बड़ी दूर ले आई थी, लेकिन मैं इस वक्त के फैसले पर आज भी कायम हूँ। ये तो नहीं पता कि इसे इल्म है या नहीं, पर मुझे यकीन है वो मेरी मोहब्बत को अपना लेगी। जुल्करनैन जीना के चेहरे को देखते मोहब्बत से बोला था। कश्यप इसकी आंखों के जज्बात बखूबी देख रही थी, और ये भी कि जुल्करनैन अपने जज्बात का खड़ा इंसान है, और अगर इसे ना याद हुआ तो
कश्यप ने सवाल किया था। जुल्फ़िकार के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी, मगर जवाब नहीं दिया। अगर इसे किसी और में दिलचस्पी हुई तो फिर सवाल किया था। जुल्फ़िकार ने हरासा नजरों से इसे देखा, जैसे इस सवाल को ना सुनने की सकत थी इसमें, न सोचने की। कश्यप ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया था। तो क्या करोगे? संजीदगी से सवाल किया गया। मुझे नहीं लगता कैसा होगा। इसकी पकड़ कश्यप के हाथ पर मजबूत हुई थी। कश्यप ने अपने हाथ को देखा, जो वो मजबूती से पकड़ चुका था। तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ नैन, लेकिन ये सच हुआ तो? इसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा कि जुल्फ़िकार ने और गिरफ्त मजबूत की थी। दुआ करो कि ऐसा कभी ना हो। तुम जब भी दुआ करती हो मेरे लिए, वो पूरी होती है। दुआ करो मेरी ही रहे बस। इसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह कह रहा था। कश्यप ने इसकी आंखों में खो देने का डर देखा था। जरूर इसकी आंखों से निकलती नमी को अपने हाथ की बोरी से समेटा था। डोंट वरी, इसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा तो उस बात में सर हिला गया। हाँ, कहाँ है? जुल्फ़िकार ने कश्यप को फ़ोन किया था, जो उसे बुला रही थी। अब वो खुद कैफ़े में नहीं थी। मैं आ रही हूँ। अपनी आवाज़ को रिलैक्स रखना चाहता, लेकिन रख न सकी थी। क्या आवाज़ ठीक तो हो? किधर हो कश्यप? इसकी आवाज़ से वो समझ गया था कि कुछ सही नहीं है। मैं आती हूँ, वहीं रहना। वो आगे से जल्दी से बोले। फ़ोन बंद कर दिया। इसने जैसे फ़ोन बंद किया, इसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। वो डर कर वहीं रुक गई थी। मेरे हर मैसेज को सीन करोगी, वरना फिर तुम मुझे लाइव सीन करोगी। एक आवाज़ है सोचों में टकराई थी। इसे 3 दिन से किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आ रहे थे, जिसमें एक ही बात होती थी कि तुम पर दिल आ गया है, कभी अब इश्क हो गया है, बस यही बात होती थी। इसने पहले रॉन्ग नंबर समझकर परवाह न की थी, लेकिन ऐसा मैसेज हर घंटे बाद आना शुरू हो गया था। इसके दिल में खौफ बैठता जा रहा था, क्योंकि वो जहाँ भी होती थी वो इसकी तस्वीर लेकर इसके नीचे ये अल्फाज लिखकर भेजता था। कश्यप के उसान खत्म करने के लिए काफ़ी था। इसे नहीं था कि कौन इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन जो मैसेज आता था इस पर परेशान कर देता था। इसने तंग आकर मैसेज सेंड करना छोड़ दिया। फिर से कॉल आई कि किसी रॉन्ग नंबर से, लेकिन वो नंबर नहीं था जहाँ से पहले मैसेज आते थे। इसने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया। आगे से एक ही लाइन सुनना ही थी कि अगर इसने मैसेज सेंड ना किया तो वो खुद आ जाएगा, और जब वो आता है तब इंसान अपने बस में नहीं रहता। वो बस पूरी तरह डर गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे हेल्प ले। तभी इसे जुल्फ़िकार के आता था, जिससे वो हर बात शेयर करती थी, लेकिन ये बात ना बता पाई। इसने जल्दी से जुल्फ़िकार को कैफ़े में आने का बोला था, लेकिन अब वो खुद फंस गई थी। इसका सांस बंद सा हो गया था जब किसी की मौजूदगी अपने पीछे महसूस की। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, एक दिलफरेब आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी थी। आंखें डर से फैल गई थी। वो जहाँ थी वहीं रुक गई थी। कोई लड़का इसके कमरे में था, बिल्कुल इसके पीछे। क्या कहा था मैंने? इसके कंधे पर उंगली से टैप करते वो इसे मज़ीद समा गया था। ये तो वही आवाज़ थी जो मोबाइल पर सुनाई दी थी। मैसेज नहीं देखा ना मेरा? इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा था। इसका सीना कश्यप की कमर से लगा हुआ था। वो सारे फासले मिटाए कैसे हक समझ कर इसकी सांसें फना कर रहा था। कश्यप की धड़कनें तेज हुई थी। इसे इस वक्त अपने पीछे खड़े इंसान से डर लग रहा था। कहा था ना तुम पर दिल आ गया है, फिर मेरे खिलाफ जाने की कैसे जरूरत की? इसके बालों को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ किया था। कश्यप की जान निकल गई थी जब इसके कदम दबते हुए होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस किया था। वो करंट खाकर दूर हुई थी। जितनी तेज से इससे दूर हुई थी, वो इससे भी ज्यादा तेज से इसकी तरफ बढ़ा था। इसकी कमर से पकड़कर सामने दीवार के साथ पिन किया। इस अंधेरे में भी वो कश्यप के कमरे का एक हिस्सा महसूस कर रहा था। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? वो इसकी सरक गिरफ्त पर तभी तभी आवाज़ में चीखी थी। सांस खुश्क हो रहा था। उसके गुर्बत में इतनी वहशत थी जो कश्यप जुनैद ने कभी महसूस नहीं की थी। कैसे छोड़ दूँ जब मेरी सांसें भी तुम्हारी सांसों पर चलती हैं? इसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर वो गंभीर आवाज़ में बोला था। इसकी गर्म सांसें कश्यप का चेहरा झुलसा रही थी। इसने जोर से आंखें बंद कर ली थी। इसे बेहद डर लग रहा था। कोई अनजान शख्स इसे यूं दबोचे खड़ा था, जिसकी उंगलियां इसके कमर में धंस रही थी। वो दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी कमर में मचा रही थी, पकड़ में मचा रही थी। कश्यप ने मजामत करनी चाहिए कि मुकाबिल शख्स ने इसके जबड़े को दबोचा था। कश्यप अपनी जगह रुक सी गई थी, क्योंकि इसका चेहरा अंधेरे में भी अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। उसे यकीन था कि अगर इसने कोई मजामत की अब तो वो जो हल्की हल्की सांस ले रही थी मुकाबिल जलात की तरह पी जाएगा। जब मैं पास हूँ तो मुझसे भागने की कोशिश मत करना। जान हो तो मेरी, और हम तुम्हारी दूरी पर अपनी जान ही ले लेंगे। इसके जबड़े को नरम गिरफ्त में लेते हुए गंभीर मगर रोबदार आवाज़ में बोला। कश्यप ने दूर निकला था। आंसू से गिल्टी इसके गले में उभर कर मध्यम हुई थी। सुनस के होंठों पर दो उंगलियां रखी थी। कश्यप का दिल रुक गया था। न जाने क्या करने वाला था। कितनी बेबस थी जो इसके इतने पास ऐसे खड़ा था। तो मैं छू लूं? अंधेरे में मुकाबिल खड़े शख्स ने जैसे इजाज़त मांगी थी। क्या बात थी? इतना डरा भी रहा था, इजाज़त भी मांग रहा था। ऐसे धूप छाँव वाले पहले कश्यप ने एक साथ ही देखी थी, लेकिन इसकी फरमाइश पर इसकी पूरी की आंखें पूरी खुल गई थी। जस्ट शट अप, छोड़ो मुझे। उसकी बात पर तैश में आती बोले थी लिसन। इसके गुस्से की परवाह किए बिना उस पर अपना वजन डाल किया था। कश्यप की आंखें हैरत से फैल गई थी। ज़रा सा, तुम्हारी कसम, ज़्यादा नहीं छूऊंगा, बस थोड़ा सा, 5 सेकंड बस। टीटो की तरह इसके कान में बोलते हुए इजाज़त चाहिए थी। कश्यप ने हिलना चाहा, लेकिन उसके वजन के नीचे जैसे दब सी गई थी। कितना बेशर्म था जो बात कर रहा था। इसे करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। इजाज़त दे दो कश्यप। इब्राहिम अस्कंदर इसके कान के
लोगों को चूमते हुए वो कहने लगा था, इन अल्फाज ने कश्यप को अपनी जगह साबित कर दिया था। इब्राहिम सिकंदर, ये कौन था जो इब्राहिम सिकंदर को जानता था और कैसे नाम ले रहा था? कश्यप की सांसें मुंतशिर हुई थी। अनजाना सा डर से इस वक्त लगा था, और यह डर मुकाबिल खड़े शख्स से कई ज़्यादा था। एक अरसे बाद किसने इब्राहिम सिकंदर का नाम लिया था? ऐसे कौन ले सकता था? वो तो एक अरसा हो गया लौटा ही नहीं था। जान इसकी इशारे पर अपने हाथ की उंगली फेरी थी। कौन हो तुम? कश्यप ने अंधेरे में ही से जानना चाहा था कि वो कौन है जो इब्राहिम सिकंदर का पूछ रहा था। इजाज़त। इसके होंठों पर उंगली जोर से रखता हुआ बोला था, साफ इशारा था कि तुम्हारा सवाल नहीं, बस मेरी सुनो। पर इजाज़त, वो कुछ कहने लगी थी। किस बार? दांतों को कुचलते हुए जुनूनी से कहा क्या था? कश्यप ने नफ़ी में सली लाना चाहा, लेकिन इसने नफ़ी करने न दी थी। मुझे इजाज़त चाहिए अभी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं देर कर दूँ। इजाज़त हो अभी। इसके कान पर होंठ रखते हुए वो गुस्से से बोला था, दूसरा हाथ इसके इशारा पर सर्कल बना रहा था जो कश्यप को और पागल कर रहा था। इजाज़त दे दो कश्यप, मुझे क्यों उतर पा रही है? उसके इशारे पर ज़रूरत देते हुए इल्तिजा की गई थी। कश्यप ने अंधेरे में चौंके से देखना चाहा, जिसने अभी कश्यप कहा था, नहीं दूंगी इजाज़त, नहीं दोगी इजाज़त। इसकी खामोशी पर उठने जैसे बोला था। होंठ अभी भी कान की लूह पर चूम रहे थे। देखो वो क्या करती है, मरने का मुकाम था। वो कौन था, कहाँ से आया था, कैसे वो इसे खुद को छूने देती? ज़बरदस्ती तो तुम्हें भी पसंद नहीं ना? मुझे इजाज़त दे दो कश्यप, मैं फिर चला जाऊँगा। इसके माथे से माथे जोड़े घिरे अंदाज में बोला था, हाँ मैं। वो कुछ कहने लगी थी कि मुकाबिल ने सेकंड से पहले ही इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया था। कश्यप ने जोर से उसकी शर्ट पकड़ ली थी। वो तो कुछ कहने लगी थी। उसने हाँ कहकर इजाज़त थोड़ी दी थी। वो उसके होंठों को ऐसे गिरफ्त में लिए खड़ा था जैसे इसी काम के लिए आया हो। पागलों की तरह उसके होंठों को दबोचे हुए था। कश्यप की सांसें बंद हो गई थी। इसकी ज़िंदगी का ये दूसरा तजुर्बा था जब इसी तरह का लम्स महसूस किया था, जब इसे पहली बार इब्राहिम सिकंदर ने छुआ था। इसने तो 5 सेकंड का कहा था, लेकिन वो इसकी लम्स में पागल हो गया था, बिना इस बात का ख्याल किए कि सामने नाजुक लड़की को सांस भी आ रहा है या नहीं। इसकी सांस बिल्कुल बंद हो रही थी क्योंकि उसे सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। कश्यप ने डाल हाथों से इसकी शर्ट पर हाथ मारा था। इसकी तिचने की ओर बढ़ गई थी। उसकी इशारा पर उंगली फेरते मदहोश हो रहा था। कश्यप इसकी उंगली के डिज़ाइन जो वो उसकी कमर पर उंगली से बना रहा था, जान गई थी कि कौन है इसके पास। इसने दोनों हाथों से इसकी कमर को शर्ट को खींचा था कि होश में आया था, लेकिन इसके होंठों से दूर नहीं हुआ था। कश्यप को सांस चाहिए थी, लेकिन वो दे नहीं रहा था, बल्कि इस अंधेरे में इसके होंठों पर अपने होंठ रखे इसके निराल जिसम को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। इसकी ढीली होती थी बाजू पर आराम से होंठों को जुदा किया। इस वक्त इसे बहुत मुश्किल काम लग रहा था इसे खुद को जुदा करना। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, इसके होंठों पर होंठ रखते हुए गुनगुनाया था। कश्यप बेसुध सी होती इसके सीने पर सर रख गई थी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मुकाबिल मुस्कुराया था। 10 साल बाद वो मुस्कुराया था, वो भी कश्यप के लिए, अपने कश्यप के लिए। मुझसे दूर नहीं होना, मुझे भूलना नहीं, तुम्हें मैं भूलने नहीं दूंगा। और अहम बात, जिसके हाथों को पकड़ कर होंठों से लगाते कहा था, मैंने डाल से इसकी आवाज़ देख को सुनने लगी थी। नैन को अगर दोबारा गले लगाया तो खुदा की कसम तो उनमें पूरा निकल जाऊंगा, और इस दिन तुम पर, तुम्हारे रूप पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे अंग अंग पर सिर्फ मेरी मेहर होगी, सिर्फ एएस की, समझी? लहजे में बिला की जनूनियत थी। ये सज़ा थी इसकी जो जुल्करनैन के दुख में इसके गले लगी थी, ये जानते हुए कि वो किसकी मानत है। कश्यप को उसने बाहों में उठाया, बेड पर लटा दिया, माथे पर बोसा दिया और दूर हो गया था। कश्यप को खामोशी से लेटे रही थी। वो मुकाबले से कोई गलत काम की उम्मीद भी कर सकती थी। कई मिनट गुजर गए थे, लेकिन अब इसका गुमान नहीं हो रहा था। कश्यप ने डरते डरते सारे टेबल पर मशहूर लैम्प चलाया तो एकदम कमरे से अंधेरा हटा। कमरे में कोई ना था। वो क्या था जिसके ना आने का पता लगा था, न जाने का? इब्राहिम, तुम नहीं? इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो हुआ कि वो किसने किया था। इसका दिमाग और दिल दोनों इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि 10 साल बाद दोबारा इब्राहिम सामने आ गया था। ये क्या हुआ तुम्हें? यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? पटिया क्यों ही है? कैसे लगी चोट? वो तो इसके बाजू और पाँव की हालत देखकर गुस्से और दर्द के मिले जो है जज्बात से सवाल पर सवाल कर रहा था। ये तुम क्या करते फिर रहे हो हैदर? ज़ीनिया ने इसको तीखे तेवरों से देखते हुए बोला था। यार मिशन पर हूँ, तुम्हारी कसम ना हैदर, सिर्फ तुम्हारा है। इसके चेहरे को हाथों के पहले में लिया था। हैदर तुम कितने बदतमीज़ और बेहिस हो। ज़ीनिया ने इसका कॉलर अपनी मुट्ठी में लिया था। आंखों में नमी तैरने लगी थी। नहीं जानम, कभी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। इसकी आंखों की नमी को होंठों से चुना था, उसके सीने से लगी थी। गला रोन गया था। दिल चाह रहा था कि खूब रोए, से अपनी तरफ सुनाए। मैंने इतना मिस किया तो मैं इसके सीने से लगी वो कोई मासूम बच्ची लगी थी। हैदर ने इसके सर का बोसा लिया और अपने सामने किया। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। उसके माथे को चूमा था। झूठे ना हो तो इसके दिल पर मुक्का बनाते हुए कहा था, नहीं जाना, झूठ नहीं। हैदर की फितर में झूठ नहीं है। उसके दाएं गाल को चूमा था। तो मुझे याद नहीं करते? यूँ फिर से रूठा गया था। मैं तुम्हें तो कभी भूला ही नहीं। इसके दूसरे गाल पर बोसा दिया। हाँ देखा मैंने, ज़रा तुम मेरे पास नहीं आए। सूसू के साथ इल्ज़ाम भी लगाया गया था। तुम मेरे दिल और दिमाग को हुक्मरानी करती हो ज़ैनी। इसके ठोड़ी को चूमा था। हाँ, और तुम ना इस स्टाइलिश से दूर रहो। जहर लग रही थी वो इसके कंधे और बाजू की जगह से शर्ट को जगड़ा जैसे वहाँ से हाना के लम्स को उतारना चाह रही हो।
तो मेरी जान जालस हो रही है। इसके माथे पर बोसा दिया था। जी नहीं, वो कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं है जो मैं यानी जीनिया से चढ़े। इसके कंधे से शर्ट साफ की जहाँ हाना ने हाथ रखा था। ये तुम्हें किसने इस हाल में पहुँचाया है? इसकी नज़र दोबारा पट्टियों पर गई थी तो संजीदगी से पूछा। बदतमीज जाहिर अहमद ने इतनी दफ़ा कहा था नहीं पसंद मुझे, फिर भी इसे असर नहीं हो रहा था। जलील ने इतने बुरे कट मारे हैं, लापरवाही तो आज जीने पर ख़त्म हो गई थी। इसकी असल वजह हैदर का पास होना था। हैदर के माथे की रगें तन गई थी। वो कमरे में आई, शॉल उतार कर सोफे पर रखी। इस होटल में छोटे छोटे कमरे थे, 10-11 स्टूडेंट थे तो सबको एक एक अलग रूम दिया गया था। फलक से गप्पे मारने आई थी, फिर अपने कमरे की तरफ चल दी। यह मामूल कल से था। जब वो क्लास आए थे, वॉशरूम गई, फ्रेश हुई और बाहर आ गई। हल्का सा हीटर चलाया जिससे हल्की हल्की गर्माइश कमरे में फैलने लगी थी। खुद वो सादा से सूट में थी। सोने से पहले से हल्के कपड़े पहनने का शौक था। वो जैसे ही अपने बेड पर आई, से कमरे में खड़ा अक्सर महसूस हुआ था। इसकी हैरत की इंतहा न रही जब हैदर को खिड़की का दरवाज़ा खोलते हुए पाया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीना ने किसी खिड़की से अंदर आते हुए देखकर दबी दबी आवाज़ से चीख कर पूछा था। एकदम उठकर इसका सर तो खोल सकती नहीं थी। पाँव में अब मेरी दर्द था। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। जानब इसके पास बेड की तरफ आते हुए शौक अंदाज में बोला था। नहीं, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जीना ने परेशानी से पूछा था। ये होटल इसका अपना थोड़ी था जहाँ कोई फिक्र ना होती। मैं हैदर हूँ, एक आर्मी ऑफिसर। मुझे भी कोई देगा तो तब है हमारी ट्रेनिंग पर। इसके सामने दब से बैठते हुए फर्जी काले झाड़े थे। तो मुझे डांट पड़वाओगे? बंदरों की तरह दीवारें फलांग कर पाइपों से चढ़ कर आते हो? क्या जरूरत थी? जीनिया को फिक्र रहा हो रही थी। निकाह के बाद वो नए रूप हैदर के देख रही थी। हैं लिसन, हैदर इसके करीब था, हल्की आवाज़ में बोला था। इस वक्त इसका दिल इतना तेज से धड़क रहा था, उसे बताने आया था। वो इसे मजीद सुनाने लगी कि इसके करीब होने पर खामोश हो गई थी। क्या इसके टक टक देखने पर बोल रही थी। तुम ठीक हो? उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से पूछा था। हैदर, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहूँगी अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए फिक्रमंदी से बोली थी। हैदर ने इसके हाथों पर बोसा दिया। इसकी हरकत पर जीनिया का दिल धक से उठा था, लेकिन जीनिया हैदर के सामने अपनी हालत जाहिर कर रही हो ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ आज की रात है, तुम कुछ नहीं बोलोगी? जो भी करूँगा मैं करूँगा। इसकी बारह लट को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला था। करूँगा मैं, बोलूँ ना और तुम करोगे? क्या मतलब है इस बात का? जीना इसकी बात पकड़ती आंखें झुक कर बोली थी। फील इट। इसके चेहरे से 1 इंच का फासला बनाते हुए खुमारी से बोला था। पीछे रहो हैदर। जीना का एकदम से सांस भारी हुआ था। हैदर कोई आम नहीं था जिसकी गुर्बत जीना को हिलाती नहीं थी। यूँ इसकी गाल से अपना गाल मिस किया था। हैदर इसकी सांसें मजीद भारी हुई थी। मुस्कुराया और सुर्ख आंखों से देखने लगा। दोनों की आंखें सुर्ख हुई थी। जीना इस वक्त तकलीफ में थी। जिसकी सुर्ख आंखें सुर्खी लिए हुई थी। हैदर ने इसकी आंखों पर बोसा दिया। जीनिया ने इसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ा था। पता है, तुम्हारी आंखें मुझे पूरी तरह भिगा देती हैं। इसकी आंखों को चूमते हुए बोला था। जीनिया ने गहरा सांस लेते आंखें बंद कर ली थी। इसकी खुशबू ने जीनिया के अंदर सुकून पहुंचाया था। हैदर, कहा ना कि तुम नहीं बोलोगे? इसके निचले होंठ पर उंगली रखकर गंभीर आवाज में बोला था। हैदर ने इसकी आंखों में देखा जो उसे पूरी तरह से घायल कर रही थी। इसकी नजर इन गुलाबी होंठों पर गई थी जो हैदर को कोई फ्लफी चेरी जैसी लगती थी, जिन्हें खाया भी जाए और जब दिल चाहे इनका रस भी पिया जाए। अंगूठे से इसका निचला होंठ मसल कर नरमाहट महसूस की थी। जीना ने इसे देखा, उसे तरसा रहा था। तलब इसे भी थी। अब क्या वो खुद हैदर से कहती से गुस्सा भी आ रहा था जो नशीली आंखों से सहसे इसके होंठे देख रहा था जैसे छूने पर करंट मारेंगे। जीना ने इसकी गर्दन की गिर्द बाहें डाली थी। इसे हल्का हल्का सा दर्द हुआ था बाजू में, लेकिन हैदर पास था जो जीनिया को बेकारने का हुनर रखता था। हैदर ने देखा जो निडर बनी इसकी आंखों में देख रही थी। तलब है? भारी आवाज में पूछा गया था। कहते हैं सारे हसीनाओं को इतना नहीं तड़प पाते। इसके होंठों के पास अपने होंठ लाकर कहा था। हैदर मुस्कुराते से जीना की कदा पसंद थी। उनके सामने मौजूद हैंडसम से शोहर को बेकार सकती है ना? इसकी नाक पर अपने लप रखते सवाल किया था। वो हंसती थी। डार्लिंग, आप हंसकर मुझ मासूम को बेकार रही हैं। इसके होंठों को 2 उंगलियों में पाकर मासूम अंदाज में कहा गया था। जीनी आंखें बटपटाती ये अदाएं कोई लड़कियों से पूछे कितने बड़े हथियार हैं लड़कों को जेल करने के लिए। वैसे सच में मैडम आप बेकार रही हैं। आवाज़ में शरारत थी। हाँ तो तुम्हें बहकना भी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे सामने हूँ। उसने एक अदाज से इस बालों को झटका था। पता है कितनी हसीन हो तुम? इसके हाथ की पुष्प पर बोसा देते हुए कहा था। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन है। खिलखिलाते हुए कहका लगाते हुए कहा था। वो भी मुस्कुरा दिया था। इसकी हंसी में इसकी जान बसती थी। हैदर ने इसकी कमर के गिर्द हाथ रखे हुए इसे अपनी तरफ खींचा भी साथ इसके सीने से रखी थी। इसने कुमार ने गाँव से सीने को देखा जो इसे ऐसे ही देख रही थी। इसके बालों के कंधे से हटा कर दूसरे कंधे पर किया था। आगे होकर इसके कंधे पर लब रखे जीनिया ने गहरा सांस लिया। इसके लब इसकी गर्दन की तरफ जा रहे थे। जीनिया को इसके थकते लब अपने गर्दन पर महसूस हुए थे। हैदर ने इसकी गर्दन को लबों से चूमा। इसकी तलब वाज़ा थी। वो हाथों से इसके कमर के गिर्द गहरा तंग कर रहा था। एक शिद्दत भरपूर परी
गुस्ताखी इसने इसकी गर्दन पर की थी। इसने घबरा कर हैदर की गर्दन में मुँह छुपा लिया था। वो बहक सा गया था। उसका चेहरा सामने किया जो लहूनुमा हो रहा था, लेकिन वो खुमारी से देख रही थी। इसने मुस्कुराकर यही अमल उसके दूसरे कंधे पर किया था। जीनिया का तनफ्फुस फूट रहा था। हैदर गहरे सांस से इसने उसके बालों में हाथ डाल दिए थे। उसकी खुमार ज़्यादा आवाज़ पर उसके चेहरे के सामने इशारा किया था। नजरें उसके होंठों पर थी, जिसका वो दीवाना था। तुम वो कुछ बोलने लगी थी कि हैदर ने आंखों में ही से चुप रहने का कहा था। कहा ना कि चुप रहो। उसके रुखसारों पर हल्के हल्के बोसे देते हुए वो कहा था। वो खामोश हो गई थी। खुशबू उसकी गर्दन में चेहरा देते वो गहरा सांस ले गया था। उसकी रूह फना हो रही थी। वो जीना की गुर्बत में पागल हो रहा था। वैसे कुछ से रोकती या कुछ कहती हैदर ने दोनों हाथों से उसका चेहरा मुकाबिल किया था। ना पीछे हटोगी, ना मुझे पीछे करोगी। फिर हवा का सर चौंका खिड़की से अंदर आया था। वैसे ऐसे ही देख रही थी जिसकी सांसों की तपिश उसके रुखसार झुलसा रही थी। हैदर ने इसके होंठ देखे जो जीनिया ने निचले होंठों को दांतों में दबाया हुआ था। उंगली से इसका होंठ आजाद किया था। के चेहरे पर झुककर निचले होंठों को अपने होंठों में लिया था। जीनिया ने इसकी गर्दन के गिर्द बाहें तंग की थी। उसके अंदर महर को बहुत धीरे धीरे महसूस कर रही थी। इस निचले होंठ में इतना नशा था कि हैदर इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। इसके होंठों को 10 मिनट तक ऐसे महसूस करता रहा था। इस दौरान वो अपनी सांसें जीने की सांसों में उलझा गया था, लेकिन सांस फिर भी बंद हो रही थी। इसने इसकी गर्दन पर हल्का सा हाथ मारा, जैसे हैदर ने किसी खाते में नहीं हिलाया था। मजीद शिद्दत दिखाता ताकि जीनिया ने पूरे जोर लगाकर खुद से दूर किया और चेहरा मोड़कर गहरे सांस लेने लगी। उसकी गर्दन में झुक गया था। इसकी तलब बढ़ती जा रही थी। इसके भीगे होंठ इसकी गर्दन को भिगो रहे थे। हैदर कोई आ जाएगा। इसके लफ्ज़ से बुरी तरह पागल हो रही थी, लेकिन दोनों का होश में आना भी जरूरी था। कोई नहीं आएगा। इसके कान के लूप को चूमते हुए बहकते हुए बोला था। जीनिया ने सिर्फ आंखों से इसे देखा, जिसका जुनून इसकी आंखों में शामिल थे। इसे कंधों से पकड़कर तकिए पर लेटाया, खुद इस पर साया की तरह आया था। वैसे ही देख रही थी जो साया बने इसके होंठों पर दोबारा झुकने का सोच रहा था। तुम्हें होश में लाना बहुत ज़रूरी होता है। हैदर वो इसकी तरफ देख के मनमनाई थी। वो हंसा था। इसके दोनों हाथों में अपने हाथ उलझाकर वो ऊपर कर गया था। हैदर को कम से कम इन होंठों पर इसके लिए बैठने दो, वरना हैदर को तुम संभाल नहीं पाओगी। इसकी आंखों में तिश्नगी से देखते हुए आंच देते लहजे में कहा था। इसकी पलकें भी साख्ता झुक गई थी, जो इजाज़तनामा थी। कुछ कहो। इसके होंठों पर हल्का सा बोसा दिया था। वही कहूँगी जो तुम्हारी डायरी में है, मेरी तस्वीर के नीचे लिखा है। हैदर की नाक से नाक मिलाते मुस्कुराई थी। हैदर ने नासमझी से देखा। से याद आया कि जीनिया किसकी बात कर रही है। क्या लिखा है तुम बताओ। मुझे याद नहीं। इसके गालों पर तड़पते बोसे देते हुए वो मुस्कुराई थी। अपने साथ से छूकर मुझे संदल कर दो। उसके कान में सरगोशी की थी। हैदर के लब मुस्कुराहट रहे थे। उसे देखता वो चमकती निगाहों से उसे देख रही थी। तुम्हें पूरे सराहूंगा इस दिन जब तुम मेरे कमरे में मेरी सेज सजाओगी। इस दिन तुम्हें खुद पर नाज होगा, लेकिन अभी मेरा लफ्ज़ तुम्हें मत पर करेगा। इसको मोहब्बत से देखते कहा था तो वो सदे दिल से मुस्कुराई थी। हैदर ने प्यार से इसके होंठों से अपने होंठ मिलाए थे, जिन्हें उलझा देना और फिर उलझ के शिद्दत में मुब्तला कर देना हैदर और जीनिया दोनों के लिए मुश्किल नहीं था। जीनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जुल्कुनैन दरवाजे पर दस्तक देते हुए आया था। जीनिया अपना बैग पैक कर रही थी। इसकी आवाज़ पर पलटी थी जो दरवाजे पर खड़ा था। आओ अंदर, जीनिया ने सादा से अंदाज में कहा था और दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। वो चलता हुआ अंदर आया था। इसकी चाल हमवार नहीं थी। यकीनन पजल हो रहा था। वो जीनिया क्या है, तुम क्या जानती हो? हाथों को आपस में मसलते हुए पूछने लगा था। वो बुरी तरह से नर्वस हो रहा था। इसे नहीं जानता वो कैसे बात करे। क्या किस बारे में पूछ रहे हो? बैग में मसरूफ से अंदाज में देखते बोली थी। मेरे और तुम्हारे बारे में हिचकिचाते हुए बोला था। आंखों में अजीब सा डर था। जीनिया ने सर उठाकर उसे देखा, जैसा कि जीनिया को वो उलझा सा गया था, जैसे कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में हिम्मत करके वो बोल ही पड़ा था, जैसे जाने का ऐसे इश्तियाक था। और वो सवाल था जो जुल्कुनैन को बहुत परेशान कर रहा था। वर्ड दिमाग सेट है तुम्हारा? जीनिया का चेहरा एकदम से संजीदा हुआ था। जुल्कुनैन ने हैरान नजर से उसे देखा था। क्या मतलब? जुल्कुनैन ने अपने सवाल में उलझ गया था। तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो जबकि तुम हकीकत जानते हो? जीनिया ने सर लहजे में कहा था। कोई नरमी दिखाने का मूड नहीं था। कैसी हकीकत जो मुझे पता है? मैं इसी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। क्या तुम क्या बात कर रही हो? जुल्कुनैन का लहजा भी संजीदा था। ये बात थी ही सीरियस। तुमने कभी जाना नहीं चाहा मुझसे, रिश्ता तो दूर, मुझे सोचने का भी तुम्हें हक नहीं है। जुल्कुनैन, वहीद हैदर। जीनिया ने दांत पीस कर कड़े तेवर से इसका नाम लिया था। जुल्कुनैन जो उसकी बात पर चौंका था। इसके पूरा नाम लेने पर और परेशान हो गया था, क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि जुल्कुनैन का पूरा नाम क्या है। तो इसे कैसे पता होता? अगर इसे पता होता, यानी वो परेशान की है। खुशी की लहर इसके अंदर सरायत कर रही थी, लेकिन पहले अदा के अल्फाज इसे उलझन में डाल के थे। खुलकर बात करो। तुम मेरे पापा का नाम ले रही हो तो तुम्हें सब याद होगा ना? जुल्कुनैन की आंखें चमकी थी। मेरा नाम जीनिया हैदर है। इससे बढ़कर मुझे कोई खुलकर बात नहीं करनी। बैग के अंदर कपड़े जोर से रखते हुए एक एक लफ्ज़ छुपा कर बोली थी। जुल्कुनैन को ऐसे लगा जैसे बम इसके समातों पर एकदम से गिरा दिए गए हों। इसकी आंखें, इसके कान, इसका दिल, इसके कदम जैसे वहीं जम गए हों। इसका दिल इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। तुम तो मजाक कर रही हो मेरे साथ? इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? जीनिया हैरानी और परेशानी से बोली थी। बिल्कुल अनजान थी जुल्कुनैन की हालत से। तुम झूठ बोल रही हो। जुल्कुनैन ने नफी में सर हिलाया था। इसका दिल जैसे खुद को रोक रहा था। मैं क्यों झूठ बोलूँगी नैन? तुम कज़न हो मेरे, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? हैदर
भाई है तुम्हारा, तुम मुझसे झूठ की उम्मीद कर रहे हो। जीना को समझ नहीं आ रही थी कि सामने खड़ा शख्स इतना ड्रामे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जुल्फिकार की हालत से यकसर गाफिल थे। जुल्फिकार के कदम लड़खड़ाए थे। इसे नहीं भूला था कि सामने खड़ी लड़की इसके मंगेतर है। वो ये कैसे अचानक मान ले कि वो इसके भाई की बीवी है। देखो ज़ैनी, वो दिल को संभाल कर इसकी तरफ बढ़ा था। ज़ीनब, उसकी हालत तो सही न लगी थी। देखो, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा होगी, इतने साल नहीं राब्ता रखा शायद, इसलिए हाँ हाँ इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। इसके हाथों को पकड़ता हुआ दीवाना लग रहा था। ज़ीनब का बक्स से रंग हो रहा था। उसके सामने जुल्फिकार ने हालत में, तुम एक दफ़ा कह दो कि बस एक दफ़ा कह दो तुम मजाक कर रही हो। इसके हाथों पर दबाव डालता वो कह रहा था। इसकी आंखों में ढेरों पानी आ गया था। नैन ज़ैनिया को कोई पागल दीवाना लगा था। ये रूप इसने कभी इमेजिन नहीं किया था। कह दो ना तुम झूठ बोल रही हो। उसके हाथों पर दबाव डालते हुए जो चलाकर बोला था। ज़ीनिया का दिल खौफ से कांपा था। तुम मेरी हो शुरू से, जुल्फ़िकार सिकंदर की, मेरी मेरी हो तुम। वो इसके हाथों को झटके से छोड़ता पूरी कुव्वत से धर रहा था। इसका जुनून जैसे आंखों पर आवाज़ पे गालिब आ गया था। ज़ीनब की तेज़ आवाज़ पर बेसाख्ता दीवार से लड़की थी और इस ऊंची आवाज़ के साथ रूम में मशहूर स्टूडेंट बाहर निकल आए थे और जो कॉरिडोर में खड़े थे वो बेसाख्ता अंदर आए थे। ज़ीनिया सिर्फ हैदर की है। ज़ीनिया ने नफ़ी की थी से नहीं था कि जुल्फ़िकार कैसे इतना पॉसेसिव हो गया इसके लिए। इसे वो गेम समझ नहीं आ रही थी जो जुल्फ़िकार खेल बैठा था। नहीं, नो नो नहीं, तुम मेरी इमारत हो, तुम मेरी मांग हो, मेरी मोहब्बत हो। वो इसकी तरफ उंगली करता दीवाने की तरफ बोला था। नैन, मेरी बात सुने। तभी समी आगे बढ़ा था। इसे भी जब उसे इल्म हुआ था ज़ीनब के निकाह का हैदर से हुआ है, तब से वो जुल्फ़िकार की वजह से बेहद परेशान था। इसकी 100 से ज़्यादा बुरा रिएक्शन इसका था जुल्फ़िकार का। यार तो सुन, ये मेरी है, ये किसी की नहीं है, मेरी है। जुल्फ़िकार सिकंदर की मंगेतर है। ये मेरे भाई की कमी नहीं है। वो अपने भाई की मोहब्बत पर नजर नहीं रख सकता। वो हैदर है, हम दोनों में एक खून है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। दीवानगी से समी को कंधे से पकड़कर बता रहा था। इसका दिल, इसकी आंखें, इसके कान इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। सारे स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब के लिए ये अजीब बात थी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ज़ीनब के निकाह या मंगनी के बारे में जानता हो। सब आपस में एक दूसरे से बात करने लगे थे। समी, तो बता, ये मजाक कर रही है ना? समी का दोबारा कंधा हिलाते हुए पूछा था। समी बेबसी से देखने लगा। कितना मुश्किल माहौल बन गया था। इस सच है, ज़ीनब का निकाह हैदर से हो गया। इस बार फलक मतम पर लहजे में बोले थे। इसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। ज़ीनब का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो रहा था। वो क्या कह रहा था? मंगेतर, वो भी जुल्फ़िकार की? ये क्या पहेली थी जो इसे मालूम नहीं थी? नहीं, जुल्फ़िकार को अपना सर भारी होता महसूस हुआ था। इसकी चाहत थी भाभी के रूप में कैसे इसका दिल कबूल करे। वो बेदम सा पास पर ही कुर्सी पर बैठ गया था। दिल पड़क पड़क कर धड़क रहा था। आंखों की पतलियों में सुर्खी डोरे दौड़ने लगे थे इसके दिमाग में। वो अस्पताल वाले सीन आता है जब इसने हैदर को देखा था। 5 सेकंड में पहचान गया था कि ये हैदर है, लेकिन कैसे भूल गया कि वो इतने साल दूर थे। तो पीछे से इसकी इमानत की हिफाजत की जाती। आंखों से आंसू टिप टिप कर गिरे थे। नाकाबिले बर्दाश्त हालत थी जुल्फ़िकार की। अगर कोई इसे संभाल सकता था तो 2 हस्तियां थी। एक कश्यप जो उसके बोले बिना इसके दिल की बात समझ आती थी, दूसरा इब्राहिम जो उसका छोटा भाई था, मगर लगता बड़ा था। दोस्तों से बढ़कर, भाइयों से ज़्यादा। एक आंख के इशारे तक वो समझ जाता था। जुल्फ़िकार से अंदर की रग रग से वाकिफ था इब्राहिम सिकंदर, लेकिन वो पास नहीं था। 10 साल हो गए थे, दूर था वो बहुत। आज वो अकेला था जब इतनी बड़ी क़यामत प्लेट में सजाकर पेश करती गई थी। इसकी मोहब्बत को छीन लिया गया था, सब छीन लिया गया था। इसका दिल निकाल लिया गया था किसी ने नहीं, बल्कि इसके अपने सगे भाई ने। हैदर ने इसकी मंगेतर को अपनी मनकूबा बना लिया था। और क्यों? क्या ये तो अब इसे हैदर से पता लगाना था। आज सब क्यों यहाँ इकट्ठे हो गए हैं? सरबाजू ने ना समझे से सबको देखा। वो तो सबको बुलाने के लिए आए थे। आज वापसी थी इनकी। इट्स ओके। और अब आपको खामोश पाकर वो दोबारा बोले थे। जुल्फ़िकार ज़मीन को घूरा था। आंसू टिप टिप बह रहे थे। एक झटके से अपनी जगह से उठा था। ज़ीनब ने इसे देखा जो उसे नहीं देख रहा था। तेज़ से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके कदम रुके थे। दिल ने जोर दिया कि पलट कर एक बार इसे देखने के लिए सर घुमाया भी, लेकिन नजरें ना उठा सके, ना ही इसे मिल सकी। दिल ने जैसे यकीन किया था कि उसके भाई के निकाह में थी, तो कैसे वो अपनी निगाहों से इसे देख लेता जो इस वक्त काबिल इज्जत रिश्ते में बन चुकी थी। दोबारा से नजर वापस लेता कमरे से तेजी से निकल गया था। वो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा ना? माही ने परेशानी से पूछा था। रुको, ना जाओ। समी इसके पीछे जाने लगा, लेकिन ज़ीनब ने पास देकर रोक दिया था। मुझे नहीं पता कि अभी जुल्फ़िकार की बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि इससे किसी हिमायत की उम्मीद की जाए। बेदम से वो बेड पर बैठे अफसरदगी से कहा था। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो ज़र्श होते हुए बोली थी। कब से जुल्फ़िकार को कॉल मिला रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था। ऐसा गुस्सा आ रहा था। वो झंझाहट में कॉरिडोर में घुसी ताकि अपने फ्लैट पे जा सके। इसकी इंटर्नशिप इतनी मुश्किल में पड़ जाएगी इस इब्राहिम की वजह से। इसका ध्यान अपनी जॉब पर नहीं लग रहा था। डरा जो रखा था इस इब्राहिम ने। बदतमीज़, तो मिलो ज़रा। दरवाज़ा खुलते हुए मोबाइल को घूरते बोले थे। अब इसने दरवाज़ा अपने पीछे बंद ही किया था कि इसे गैर मामूली एहसास हुआ था। वहीं रोकी थी मर्दाना कलोन की खुशबू पूरे जोर से इसके फ्लैट पर फैली हुई थी, लेकिन खुशबू मदहोश कौन थी। बेख्तियार वो आंखें बंद करते गहरी सांस ले गई। गुड इवनिंग वाइफ।
बारह आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। कश्यप ने फौरन आंखें खोली, झटके से साइड पर लगे बटन को दबाया तो हर तरफ खामोश रोशनी हो गई थी। इधर उधर नजर घुमाते जैसे सामने रुकी तो सांसें रुक गई थी। वो सामने सोफे पर टांग पर टांग चढ़ाए फुल ब्लैक थीम में सैर तारी कर रहा था। कश्यप तो पल के झपकाना भूल गई थी। पूरे 10 साल बाद इसे देख रही थी। वो तो पहले से ज्यादा हसीन, खूबसूरत, साहिर और तवाना हो गया था, जिसे 10 सालों से सरवतें सुनाती रही थी। आज सामने आई तो आंखें देखने से बढ़ नहीं रही थी। कोई मर्द इतना हसीन भी हो सकता है? हाँ, इब्राहिम सिकंदर जो जानलेवा मुस्कान से इसे देख रहा था। जुल्फ़ुनैन कहाँ है? बस में चढ़ते इसकी नज़र जुल्फ़ुनैन की तलाशी में घूमी, मगर वो मौजूद नहीं था। तो इसने फ़ौरन से ऊंची आवाज़ में पूछा कि जो भी जानता हो बता दे। ज़ीनिया सर बता रहे थे कि इसने आने से मना कर दिया है। इसका कहना है वो खुद आ जाएगा। फैसल ने फ़ौरन से बात बनाई थी जो इधर उधर लड़कों से सुनाई दी थी। जो कुछ देर पहले होटल में तमाशा हुआ था, किसी को भी सब बात पता नहीं थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर ही तस्करा था कि कोई झूठ कर रहा था तो कोई सुनी सुनाई बातों को मौजू बनाए हुए था। कोई इतना इंतज़ार में था कि किसी तरह कोई अंदर की बात इन तक पहुँच जाए। ऐसे मौक़े पर अपने भी तमाशा बन जाते हैं। मुश्तबा और शकील की शादी एक ही वक्त में हुई थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुश्तबा को बेटे से नवाजा था। इनकी फैमिली में खुदाबंदी ने कदम जमाए थे। 2 साल बाद शकील के घर खुशखबरी सुनाई दी थी। उसी दौरान नवीन मुश्तबा को दूसरी मरतबा खुशखबरी नसीब हुई थी। नवीन मुश्तबा के भाई वही सिकंदर नवीन से बड़े थे, लेकिन इनकी शादी के 5 साल गुजरने के बावजूद कोई औलाद नहीं हुई थी। टेस्ट करवा लिया, हर दम करवा कर देख लिया, कौन सा ऐसा हस्पताल था जो छोड़ रहा हो, लेकिन वही बात कि जब तक अल्लाह ना चाहे इंसान कुछ नहीं कर सकता। नवीन के यहाँ जब जुल्फ़ुनैन ने जन्म लिया तो सबकी रजामंदी पे से वही सिकंदर की गोद में दे दिया गया था। इसी दौरान ज़ीनिया शकील भी इस दुनिया में आ चुकी थी। इन्हीं दिनों में वही तो शकील जब शिकार पर गए थे तो बातों बातों में वही ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ज़ीनिया और जुल्फ़ुनैन बड़े होकर एक डोर में बन जाएं। शकील को भी रिश्ता बुरा नहीं लगा था, लेकिन ये बात बस आम से वक्त में हुई थी, जिसका इल्म सिर्फ शकील को था और वही सिकंदर को था। इसके बाद इस पर बात नहीं हुई। शकील के दिमाग से निकल गया था कि वो घर में ये बात कहें जो वही ने कही है। दिमाग में रहा ही नहीं था इनके। शायद जुल्फ़ुनैन भी एक वसीला था कि जब वो वही सिकंदर के घर का फर्द बना तो 1 साल बाद ही अल्लाह ने वही सिकंदर को चांद सा बेटा अता किया था, जिसका नाम उन्होंने इब्राहिम सिकंदर रखा था। इब्राहिम की पैदाइश पर वही सिकंदर की बीवी मजीद जी न सकी। ये काम सिकंदर फैमिली के लिए बहुत बड़ा था। वही सिकंदर को अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी कि वो अपनी औलाद के लिए, इसकी खुशी के लिए, लेकिन जब अल्लाह ने इन्हें औलाद दी तो कुछ साथ छोड़ गई थी। वही सिकंदर को मिशन पर भेजा जा रहा था क्योंकि वो इस वक्त मेजर थे। इसके लिए अच्छा मौका था खुद को इस गम से तंबू से निकालने के लिए। वो यमन जानते हुए जुल्फ़ुनैन इब्राहिम को भी ले गए थे। इनका जाना भी क्या जाना था, पलट कर देखा नहीं बल्कि राब्ता जैसे ख़त्म हो गया था। वही सिकंदर ने अपने दोनों बेटों को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से पाला था। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की पर क्योंकि इनका छोटा बेटा इब्राहिम तबीयत के हिसाब से बहुत हसास था, शिद्दत पसंद था। इसे अपने से जुड़ी हर किसी भी चीज़ को शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई इसकी चीज़ को छीनना चाहे तो उसे नुकसान पहुँचा देता था, लेकिन एक वाहिद जुल्फ़ुनैन था जिससे वो अपनी हर बात चीज़ें शेयर करता था, इसे देता था, इसे हंसकर बात करता था। जब वो लोग यमन से हैदराबाद आए तब भी वही सिकंदर का अपना खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। जिस मिशन पर वो गए थे इसमें यही मुनासिब था कि वो किसी से राब्ता ना रखे। अब बच्चे इनके 7-8 साल के हो गए थे। जुल्फ़ुनैन अपनी तबीयत में खासा हल्का सा शौक मिजाज रखता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इब्राहिम के मिजाज में संजीदगी आ गई थी और जुल्फ़ुनैन से बड़ा लगने लगा था। इसके लहजे में भी एक ख़ास किस्म का ठहराव था। जिस फ्लैट में वो रह रहा था इसके बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी जो कि 3 ही अफराद में मुश्तमिल थी। वालिदैन, इनकी लाडो बड़ी बेटी कश्यप ने पार्क में इन दोनों को देखा था। तब वो खुद 6 साल की थी। इसे जुल्फ़ुनैन से दोस्ती करना अच्छा लगा था क्योंकि वो हंसमुख था, इसकी बातों का जवाब भी देता था, लेकिन इब्राहिम को देखकर वो तो डर जाती थी। यहाँ खार खाती रहती थी क्योंकि उसे खा जाने की नज़र से देखता था। जब भी वो जुल्फ़ुनैन के साथ खेलने बाहर जाती तो जुल्फ़ुनैन बेंच पर बैठे इसे ही घूरता और कभी कभी जब उसके पास से गुजरने लगती तो टांग आगे करके गिरा देता, जिसका पासा मतलब था कि वो इससे भी खार खाता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इब्राहिम की पर्दा से बाहर था। इसे अपने भाई के साथ खेलना। वक्त के गुजरने के साथ साथ तीनों बड़े हो गए। जुल्फ़ुनैन की शक्ल, इसका कटकार, इसकी चाल ढाल हैदर जैसी होती जा रही थी। वहीद हैदर को अपने खानदान से मिलना था और इस बात को भूले नहीं थे कि उन्हें शकील से ज़ीनिया और जुल्फ़ुनैन की बात की थी। उन्होंने जुल्फ़ुनैन के दिमाग में ये बात बिठा दी कि जब वो बड़ा होगा तो इसका निकाह ज़ीनिया से होगा और जुल्फ़ुनैन ने भी इस बात को माना था। वो ज़ीनिया से ही निकाह करेंगे। इब्राहिम को कश्यप में दिलचस्पी थी। वो हर चीज़ जुल्फ़ुनैन से शेयर कर सकता था, मगर वो कश्यप नहीं कर सकता था। यहाँ इसकी बस हो जाती थी। कोई शक नहीं था कि वो जान छिड़कता था अपने भाई पर, लेकिन कश्यप के मामले में वो जुल्फ़ुनैन को नहीं जानता था। वक्त गुजरता गया, तीनों मज़ीद बड़े हो गए। इब्राहिम 15 साल का था जब इसकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। इसने ज़बरदस्ती कश्यप से निकाह कर लिया। इस निकाह का किसी को इल्म ना था, लेकिन इसने किया था। इसका साथ देने वाले इसके स्कूल के दोस्त थे। मौलवी भी किराए पर न जाने कहाँ से हायर किया था। कश्यप को बेचारी इब्राहिम की कहर बरसाती नजरें
से इतना डरती थी कि इससे डर में ही इसने निकाह कर लिया, जबकि वो सिर्फ 13 साल की थी। इब्राहिम तो कश्यप से निकाह के बाद जैसे चौड़ा हो गया था कि अब कोई पास आके दिखाए इसकी कश्यप के। इससे जल्दी इस बात की थी कि वो सिक्योरिटी एजेंट के लिए अप्लाई करने वाला था, यानी इसकी जहनीत वो एजेंसी वालों ने नोटिस करके अपने साथ काम की ऑफ़र की थी। एक गोल्डन चांस था। इस सिलसिले में कितने साल वो घर से दूर रहा था, वो नहीं जानता था। अपने पापा को बस इसने हिंट दिया था कि वो क्या करने जा रहा है और किसी को बताया नहीं था। कश्यप से वो निकाह कर चुका था। अब इसे दिल्ली से फ़ोन था कि पीछे से चिड़िया उड़ नहीं सकती है। जुल्फ़नैन वहीद हैदर के नक्शे कदम पर चल रहा था। कश्यप को डॉक्टर बनना था, सो वो इस फील्ड में मसरूफ़ हो गए थे। जब इसे इल्म हुआ कि इब्राहिम शहर से बाहर काफ़ी वक्त के लिए गया है, तो उसने खुशी से अपने जमा किए सारे पैसे गरीबों में बांट दिए थे। इसको आज़ादी का परवाना मिला था। क्या हाल है स्वीटी, मुझे मिस किया? टांग पर टांग चढ़ाए एक अदा से पूछा जिसमें जंज करने का हुनर शामिल था। ओ माय गॉड, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो अपनी हैरानगी छुपाने में नाकाम हो रही थी। और स्वीटी, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? भला किसी की इतनी जुर्रत है कि तुम्हें आंख भर के देख सके? इसके सरापे पर एक्सरे करते हुए निगाहें टकाई हल्की मुस्कान में कहा था। इसकी बात पर कश्यप ने दांत पीसे। तो तुम कितने बेशरम हो, बदतमीज! झटके से की साइड पर हैंडल पर लटकाती किचन की तरफ बढ़ी ताकि पानी पी सके। इसकी बात पर इब्राहिम का कहका गूंजा था। मिसेस कश्यप, आप अभी अपने काबिल इज़्ज़त हस्बैंड से मुखातिब है, जिनकी बेशर्मी अभी आपने देखी नहीं है। खूंखार निगाहों से देखकर कैबिन से गिलास निकाला, पर रखने के अंदाज में शेल्फ पर रखा था। फ्रिज से बोतल निकाली और अंदर पानी डालने लगी थी। इसकी नज़र बेसाख्ता इसकी तरफ उठी थी, जो शाहाना चाल चलते हुए इसकी तरफ आ रहा था। इसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार कैसे हो सकती है? ये कश्यप की सोच थी। इसे याद था कि जब इसने निकाह किया था, वो सिर्फ एक आम 15 साल का लड़का था, जिसके ना मसल से, ना सिक्स पैक, ना ही इसका जबड़ा ऐसा था कि आंखें ना हटे। लेकिन अब इसकी जो लाइन कितनी शार्प थी। इसकी आंखें कशी से भरपूर थी, हाई नेक के ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, लेकिन इसके जिस्म से चिपकी हुई थी, जो बता रहे थे कि वो कोई पतला सा लड़का नहीं है, फौलादी जिस्म का मालिक है। अब इसकी कलाई जो नज़र आ रही थी वो काफ़ी चौड़ी थी, जैसे बहुत कसरत की जाती है। उसके हाथों में पहने ग्लव्स इसकी हाफ उंगलियां साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। वो इसमें इतना मगन थी कि पता ही ना चला कि कवच के पास आकर खड़ा हुआ था वो जो और इसको होश तब आया जब एक झटके से इब्राहिम ने कश्यप का बोतल वाला हाथ पकड़ा था। वो भड़बड़ा गई थी। डार्लिंग, किचन में सलाद लाना है क्या? इसके हाथ से बोतल लिए वो मजाक कर रहा था। कश्यप ने हाथ ग्लास की तरफ देखा जो फूल भरा हुआ था और काफ़ी पानी शेल्फ पर भी बिखर गया था। कश्यप ने माथा मसला। वो इतनी ही इसे देखने में मसरूफ़ कैसे होगी? वो भी इंसान जिसने हर बार इसे डराया धमकाया था। पानी नहीं पीना? इसका माथा मसलते देखकर बोला था। कश्यप ने इसे देखा जो एक कदम की दूरी पर चेहरे पर संजीदगी से देख रहा था, लेकिन आंखों में शरारत वाज़ा थी। तुम हटोगे तो पीऊंगी ना? इसने दांत पीसे थे। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम्हें प्यास भी लगी। इतनी तपिश मेरी गुर्बत में? इसके गाल पर छोटे बालों को उंगली से पीछे करते हुए कहा था। साफ था कि वो कश्यप को आग लगा रहा था। मुझसे कोई फजूल बात ना करो। पानी पी कर क्या है जो मुझे साफ करना पड़ेगा? तो मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। इसकी बात से सुर्ख होती चिढ़ कर बोली थी। वो तो पानी साफ करना है, गंभीर आवाज़ में बोला था। इसने इब्राहिम को देखा जिसकी इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले वो कुछ कहती, इब्राहिम ने इसके दोनों बाजू को पकड़ कर शेल्फ पर गिराया। इसकी कमर पानी वाली जगह पर लग गई थी। ओ माय गॉड, ये क्या हरकत है? मेरी कमर गिली हो गई है सारी। वो आंखें पूरी खोले हुए देखते हुए चीखी थी। तभी इसकी ज़बान तालों से लगी थी जब अपना चेहरा इसके पास लाया। इसके दोनों तरफ में हाथ टकाया, खुद साया बन के इसके चेहरे के करीब आया था, बस कमर से गिरी हुई हो। मुझे तो लगा मेरे करीब आने से तुम पूरी शराबूर हो जाओगी। इसकी हरासा निगाहों में अपनी सुर्ख आंखें डाले और बोलने लगा था। कश्यप ने अपना हाथ तर किया था। तुम्हारे पास आने से मुझे कोई फीलिंग नहीं आती। इसकी तरफ मुश्किल से देखते हुए कहा था, लेकिन ये इसे खुद नहीं पता था कि इसकी ज़बान तक साथ नहीं दे रही थी। इसकी गुर्बत में कश्यप पूरी तरह से नर्वस हो जाती थी, जिससे गवाही का इसका धड़कना तेज तेज दिल गवाह था। अच्छा, फिर इस दिल से कहो कि रुक जाए, वरना इब्राहिम को कश्यप से बेपनाह मोहब्बत होने लगती है। इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा था। कश्यप ने आंखें बंद कर ली थी। इसकी गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। हटो! इब्राहिम को ऐसे ही जमा देकर वो जोर से बोली थी। पहले खामोश। इसके लबों पर उंगली रखते हुए बोला था। कश्यप ने डर कर इसकी आंखों में देखा, जो हद से ज़्यादा सुर्ख होने वाले, जो हद से ज़्यादा गुजर जाने वाले जज्बात किए से देख रहा था। तुम्हें छू लूँ? वही सवाल जो इसने इस दिन भी किया था और आज भी अपने दिल की ख्वाहिश से पहले वो इसकी इजाज़त मांग रहा था। कश्यप का दिल 120 की स्पीड से दौड़ना शुरू हो गया था। बोलो। छू लूँ? इसकी ठोड़ी पर उंगली रखते बोला था। तुम हर बार अपनी मनमानी करते हो, इजाज़त ऐसे मांग रहे हो जैसे मेरे मुताबिक चलते हो। इसकी आंखों में देखकर खफा
पर नजरों से देखते हुए बोली थी और मुस्कुरा दिया था। इब्राहिम सीधा हुआ था। कश्यप ने नासमझी से देखा, फिर इसने कश्यप का हाथ पकड़ा, सीधा किया और अपने मुकाबले किया था। इसकी कमर में हाथ डाला और झटके से अपनी तरफ खींचा। कश्यप ने इसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाना चाहा था। तो मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दूंगा। इसके गाल पर उंगलियां फैलाते हुए प्यार से कहा था। कश्यप की बेख्तियार नजरें झुक गई थी। वो तो सोच कर बैठी थी कि जब सामने आएगा तो अच्छे खासे बदले लेगी। बचपन में जिस तरह इसने सताया था, इसी तरह वो भी डील करेगी। इसके बाल खींचेगी, इसके कपड़े फाड़ देगी, इसके कपड़ों को इस्त्री रख कर जला देगी, इसके टूथपेस्ट में काली मिर्च भर देगी, इसकी शे वाली क्रीम ख़राब कर देगी, इसके खाने में नमक डाल देगी, इसके परफ्यूम को लेटेस्ट परफ्यूम में बदल देगी। जब सामने आया तो ऐसी ऐसी बेइज्जती करेगी कि इब्राहिम इसके सामने गुलाम बन जाएगा। लेकिन जब वो सामने आया तो इसे अपने किए गए इरादों में एक भी याद नहीं आया था। ना ही इसकी ज़ुबान इतनी पटर चलना चाह रही थी जिसे बेइज्जती करे, ना ही आंखों में वो गुस्सा नफरत ला पा रही थी जिससे वो इब्राहिम को नीचा दिखा सके। बल्कि वो तो इसकी बहकी निगाहों, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी खुशबू, इसकी पकड़, इसकी गुर्बत में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि इसकी सांसों का तनासुब बिगड़ गया था। जिस्म जैसे इसके रहमो करम पर था और इसका दिल वो तो इसकी नज़दीकी पर जैसे सरशार इसकी धुन गा रहा था। एक ये शर्म जो इसे बेहद आ रही थी, इसकी बेबाक गुफ्तगू, इसकी बेशरम जुमले खासा इसके लिए थे। मैं देखूं तुम्हें सारे हक दे रहा हूँ, जैसे मर्जी मनमानी करना, बस इजाज़त तो मुझे दे दो। इसकी थोड़ी से चेहरा मुकाबिल ने अपनी तरफ किया था। कश्यप अपनी बात में ही फंस गई थी। शर्म करो इब्राहिम, इसकी बात और इसकी एक्सरे करती निगाहों से तंग आती हुए सीने पर मुक्का मारती हुई बोली थी। वो बुरी तरह मुस्कुरा दिया था। फिर कोई कह रहा था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास आने से मेरी गुर्बत में कोई फीलिंग नहीं आती। इसके गिर दोनों बाजू करते हुए हंसा था। अब तुम बदला लोगे मुझसे? सर उठाकर मासूम शक्ल बना कर पूछा था। जी जान, यही इरादे हैं। इसकी तरफ देखकर बोला था। क्या बदला लोगे? तुम इजाज़त दो यार, तुम बहुत बुरा किस करते हो। लास्ट टाइम तुमने जितनी बेदर्दी से काटा था ना, मैं 3 दिन तक माम लगाती रही थी और इसकी तकलीफ कितनी बुरी थी, ब्लड भी इतना निकला था। एक डॉक्टर हूँ मैं और मुझे इसका हल नहीं मिल रहा था। लोगों के सवाल पता कितने थे इस वक्त। वो इसकी वही मनकत जानकर तंग आकर बटा बोलना शुरू हो गई थी। शर्म गई भार में। इब्राहिम के चेहरे पर फातिहा ने मुस्कुराहट आई थी। मुझसे 3 दिन तक सब पूछते रहे कि कैसे होंठों पर गंडा आ गया। मैं कभी कहती मैं गिर गई थी, कभी कहती कि मेरे हाथों में ब्लेड था, वो गलती से लग गया, और कोई मानता ही नहीं था। सबका जवाब एक, ये तो काटा है किसी ने। और स्कैनिंग आंखें थी और कितनी मेरी कुलीग से डॉक्टर ने मुझसे पूछा। और इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का सच गुलवा लेंगी। वो इन 3 दिनों को याद करते हुए बरस पड़ी थी। वो इसको अपने हिसाब में लेते पट करते सुन रहा था। इसके हिसाब में खड़ी इन 3 दिनों की भड़ास निकाल रही थी। तुम्हारे साबित की गई इस तशनगी पर मुझे एक डॉक्टर ने पता है क्या रिकमेंड किया? टेटनस के इंजेक्शन लगवाने का मशवरा दे दिया इसने। लाइक सीरियसली, इसकी तरफ देखकर वो इसे शर्म दिलाना चाह रही थी। हैरानगी और खफत अलग थी। तो साफ कह देती मेरे हस्बैंड ने 10 साल बाद पहला गिफ्ट दिया है। वे बाकी से कहते हुए कश्यप का हैरत से मुंह खोल गया था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? तुम हमेशा से ऐसे ही थे क्या? हाँ, इसकी बात पर वो मज़ीद आकर बगौला हुई थी। इसकी सुर्ख पड़ती शक्ल पर इब्राहिम को कहकर लगाने का दिल किया था, लेकिन कंट्रोल कर गया। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही था। तुम ही ध्यान नहीं देती थी, जो मुझे जुनूनी बना देता था। बचपन से इश्क किया है मैंने तुमसे। तुम अगर महसूस करती तो आज मुझसे सवाल न करती। इसकी आंखों में देखते भारी आवाज़ में बोला था। इसकी गंभीर आवाज़ पर वो एकटक इसे देख रही थी। मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए, तुम्हारा रद्द-ए-अमल चाहिए। इसकी नाक से नाक जोड़कर गहरा सांस लेते हुए कहा था। कश्यप ने आंखें झुका ली थी। माई लव, यू आर माई डेस्टिनी, ओनली यू एंड फॉर एवर। इसके होंठों के पास होंठ लाते हुए धीमे मगर मुँह से चूड़ आवाज़ में कहा था। कश्यप ने इसकी सांसों को अपनी सांस के जरिए अपना अंदर महसूस करते हुए इसकी जैकेट को मुट्ठी में थाम की थी। इसके होंठों के नरमी से अपने गिरफ्त में लिया था। इसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि अब इसके होंठों पर दांत काटेगा, उस तरह जख्मी कर देगा, मगर नहीं, इस बार वो कोई मनमानी नहीं कर रहा था। मीठी सी छोटी सी गहरी सी जिसारत के बाद वो थोड़ा दूर हुआ था। पापा आएंगे कल, तुम्हारे घर कोई वलवेला मत मचाना, ना किसी हाउ जॉब का स्यापा डालना, ना किसी स्पेशलाइजेशन का सीन क्रिएट करना। सीधी तरह हमें पढ़ना, वरना तुम्हें शादी से पहले बच्चों के नाम सोचने पड़ जाएंगे। उसके गंदा टी सूरत पर अपनी निगाहें रखते हुए बोला था। वो जो सांस और दिल दोनों संभाल रही थी, इसकी बात पर झटके से देखा था। बट इसके हलक में अब भी साथ नहीं दिया था। वो हंसा और इसकी गर्दन में चेहरा छुपा किया और गहरा सांस लेती आंखें बंद करके थी। कितना बड़ा जादूगर था जिसके लफ्ज़ में जादूगरी थी।
कमरे में बहुत खामोशी थी। ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि कमरे में ज़ीना और हैदर दोनों मौजूद थे और खामोशी थी, गहरी खामोशी, जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। हैदर की खामोश नज़रें ज़ीना पर टिकी हुई थी, जबकि ज़ीना साकित बेराना नज़रें बैठ के किसी नुक्ते पर लगाए बैठी थी। नाश्ते के बाद इसने एक-एक चीज़ जो वहाँ होटल में हुई थी सब बता दिया था, जिस पर हैदर ने सारी बात खामोशी से सुनी। अब वो खामोशी से देखे जा रहा था। तुमसे इतनी बेवकूफ़ाना हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। कमरे की खामोशी को हैदर की संजीदा आवाज़ ने तोड़ा था। ज़ीना ने फ़ौरन से इसकी सिम देखा था। क्या मतलब? हाँ तो और क्या, वो गुस्से से आंखें दिखाते बोला था। ज़ीना के पहले अब भी कुछ नहीं पता था। तुम्हें पता था कि ज़ुल्करनैन से तुम्हारा नाम जुड़ा है? हैदर ने सवाल किया। नहीं, मुझे पता था। अगला सवाल किया था। ज़ाहिर है नहीं। मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स को पता था। अब संजीदगी से पूछा गया। मुझे नहीं पता, ज़ीना ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा था। तो ये पता लगाना चाहिए, यहाँ अपना दिमाग उल्टे सीधे ख्यालों में भरना चाहिए। हैदर गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए बोला था। ज़ीना इसकी आवाज़ पर सर झुकाए बैठ गई थी। इसे मज़ीद रोना आ रहा था। बताओ, इसके सामने बैठते हुए तेज़ आवाज़ में बोला। पूछना चाहिए था, मासूम सूरत के साथ इसने कहा था। खबरदार जो तुम रोई। अच्छा बस करो, मुझे डांटना, ज़ीना ने भी इसकी तरफ नम आवाज़ में देखते हुए कहा था। लेकिन नहीं, हैदर साहब को डांटना था, इसलिए वो डांट रहा था। मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर दो, ताकि तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए। इसकी भीगी आंखों की परवाह किए बगैर वो दोबारा गुस्से से बोला था। ज़ीना ने इसे शिकायती निगाहों से देखा था। खुद से सब सोच के बैठी हूँ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हाँ, इसकी तरफ कड़वे तेवरों से देखते बोला था। हाँ तो और क्या करती, मैं डर गई थी सब कुछ जो हुआ। सीरियसली तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सच में गुड्डी गुड्डे का खेल है हमारा रिश्ता। उसकी कनपटी को 2 उंगलियों से दबाव डालते सख्ती से बोला था। नहीं, मैं डर गई थी बस। क्या डर गई थी? इसमें क्या डरने वाली बात है? मैं घर ना होता तो तुम घर में बात ही ना करती। जो सब ज़ुल्करनैन समझता है और जो अब इसे पता लगा है, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे घर नहीं आएगा? वही दंगल के साथ ये मामला दबा रहेगा, बाद में ही खुलेगी क्या? इसकी आंखों में गुस्से से सुर्खी आ रही थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ज़ीना इसका पॉइंट समझती से हैरानगी से बोली थी। अब इससे भी अपनी अक्ल पर मातम करने को दिल कर रहा था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, हम तो फिर एक दूसरे की निगाह में हैं। कोई क्यों हमें दूर करना चाहेगा जब सब बड़ों के फैसले से रिश्ता बना है? ये जो मसला पैदा हुआ है, ये बात करने से सुलझेगा। असल बात ना तुम्हें पता है, ना मुझे, ना ज़ुल्करनैन को। हम तीनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ कब से होगी? बस मुझे ये समझा दो। इसके सर पर हल्की सी चप्पल लगाते हुए फिर से इज्जत कर रहा था। बस कर दो हैदर, कब से मुझे मारे जा रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपनी अकेली बीवी पर हाथ उठाते हुए? ये नहीं कि परेशान है तो उसे प्यार से समझाया। एक तो डांट रहे हो कब से, और अब मार भी रहे हो। उसके गुस्से से बड़े लहजे से तंग आती तरक कर बोले थे। शदीद गुस्से से देखने लगी। अब अपनी बेवकूफ़ी पर पर्दा भी तो डालना था। इसके मारने वाले अल्फाज पर हैदर की आंखें हैरत से खुल गई थी। यानी इसने कब मारा? मैं तुम्हें मार रहा हूँ? किधर मारा मैंने तुम्हें? कितना खून निकला है? हाँ, सर तो नहीं फट गया? दांतों को पीसते हुए कहा था। इसे मजीद गुस्सा आ रहा था। एक और चपटी से लगा चुका था। हाँ, यहाँ मारा तुमने। जो गुस्से से मुझे कब से डांटे जा रहे हो वो काफ़ी नहीं है क्या? फिर से मारा है तुमने अपने सर की जगह इशारा करते हुए कहा जहाँ भी इसने चपट लगाई थी। हैदर, ये ज़ीना क्या बोल रही है? तभी नवीन ने कमरे में आते हुए हैरानगी से बोली थी। हैदर ने सर घुमा कर देखा था। वो तो अपने ध्यान नौकर के अंदर आने लगी कि ज़ीना की बात पर सीधा पेशानी से अंदर आ गई थी। आप आ जाएं, इसे बेवकूफ़ी का एक और मौका दें। अपनी जगह से उठता हुआ गुस्सा ज़ब्त करते बोला था हैदर। उन्होंने इसे घूरा था। देखिए चाची कैसे घूर रहा है मुझे, कब से इससे भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज से देख रहा है, डांट भी रहा है, मुझे मार भी रहा है। नवीन मुश्तबा के साथ लगती हुई शिकायतें लगा रही थी। तुमने मारा ज़ीना को हैदर? नवीन मुश्तबा हैरत से बोली थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनके बेटे ने हाथ उठाया। आपकी बहू बेहद बेवकूफ़ है, बहुत ड्रामेबाज है। मेरा दिमाग घुमा हुआ है, मुझसे कोई फजूल बात ना की जाए। अपना माथा मसलता और संजीदगी से दोनों को देखता बोला था। ये जो ज़ीना है अपने दिमाग की खिचड़ी हैदर के सामने खोल रही थी, तब से इसका मीटर घुमा हुआ था कि मोहतरमा इसके लिए रो रही थी कि हैदर से छोड़ना दे। मतलब मजाक है क्या, या कोई ड्रामा है क्या जिसमें कोई इजाफी किरदार आया, या कोई चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें ज़ीना चैरिटी है और अपने भाई पर तरस खाकर वो ज़ीना को पेश कर देगा? क्या बात है? वो दोनों को देखते हुए बोली थी। अम्मी शाम को सब घर पर होंगे, बात करनी है मुझे। अपनी अम्मी को संजीदगी से देखते हुए बोला था। ज़ीना का सर और आंखें झुक गई थी। हैदर और ज़ुल्करनैन यानी 2 भाई और एक मोहब्बत, और दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे एक ही टेबल पर। लेकिन खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि पास में जो टेबल पर बैठे लोगों की खुसर भी महसूस कर रहे थे। लोगों की नज़र ज़ुल्करनैन पर थी, जबकि हैदर की नज़र ज़ुल्करनैन पर थी। जबकि ज़ुल्करनैन साकित वीरान नज़र से गर्दन तिरछे की किसी जगह पर देख रहा था। हैदर को सच में ज़ुल्करनैन पर अपनी परछाई नजर आई थी। इसका देखना, इसका इग्नोर करना, इसका बैठना, इसके बाल, इसका चेहरा, इसका कदर कामत, सब हैदर जैसा था। कोई भी अगर इसे देखता तो पहली नज़र में जुड़वा होने का गुमान करता, लेकिन वो जुड़वा नहीं थे, लेकिन वो जुदा भी नहीं थे। कैसे हो? हैदर ने खामोशी को तोड़ा था। ये सवाल यहाँ आपके लिए मुनासिब नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बिना हैदर को देखे संजीदगी से जवाब दिया था। हैदर को बुरा लगा था। माना कि तुम हर चीज़ मुझसे चुरा गई हो, लेकिन यार तुम तो मोहब्बत भी एक ही रख गए।
हैदर ने हल्की सी हंसी रख के से कहा था। जुल्फकार ने संजीदा चेहरा इसकी तरफ किया था। हैदर को उसकी आंखें बेहद मुरझाई और वीरान लगी थी। ये इन आंखों जैसी रोशनी नहीं थी जो उसने कभी मिडल सेरेमनी और इस दिन अस्पताल में देखी थी। ये तो जुल्फकार की आंखें नहीं थी। क्या ये मेरी गलती है? इसका लहजा तकलीफ देता तो क्या इसमें मेरे अपनी गलती समझूं कि मैं और ज़ीनिया बड़ों के किसी फैसले से अनजान एक रिश्ते में बंधे हैं? हैदर भी इसकी तरह से पार्लेजी में बोला था। कितनी आसानी से कह दिया आपने। जुल्फकार की आंखें के कोने भीग गए थे। इसने फौरन रुख ले लिया था। सोच भी कैसे लो ये सब जो मैं अपने साथ सोच चुका हूँ। सबसे चेहरा हैदर की तरफ करता हुआ टेबल पर जोर से हाथ मारता बोला था। हैदर पुरसे गूंथा बचपन से मुझे बताया क्या कि ज़ीनिया ही तुम्हारी है, ऐसी शादी होगी। और जब मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि सांस भी इसके बगैर लेना दुश्वार है तो अब मुझसे सब सांसें छीनने यहाँ पर आ गए हैं। वो जब्त कर रहा था लेकिन इसकी आंखों में पानी तैरने लगा था। वो बोल रहा था इस दिन के बाद इस हैमर को मैंने देखने के लिए चलने के काबिल नहीं छोड़ा था। इसने ज़ीनिया को तकलीफ पहुंचाई थी। मेरी सांसें रुक गई थी जब ज़ीनिया को मैंने बेहोश देखा था। आप नहीं थे वहाँ, मैं था वहाँ। मैं था इसके पास, मैंने बचाया था। वो दर्द और गुस्से बर्दाश्त करता हुआ चीखने के अंदाज में बोला था। हैदर ने गहरा सांस लिया था। कुछ बातें क्लियर कर लो नैन। एक तो ये कि मैं हैदर हूँ, मेरा नाम ही फ़कत जीने के लिए तकवीत है। तो सोचो मेरा पूरा वजूद क्या अहमियत रखता होगा इसके लिए। टेबल पर दोनों हाथ रखता था, मुझसे बोला था। जुल्फकार ने सर झटका था। ये सब नहीं सुनने आया था वो। मेरे निकाह में आने से पहले भी इसने किसी लड़के की तरफ नहीं देखा था। यहाँ तक कि मुझे इल्म भी नहीं था कि वो मुझे पसंद करती है। नैना अगर तुम्हारे लिए वो बनी होती तो मेरे निकाह में होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें मिल जाती। वो एक बड़े भाई की तरह बोल रहा था। वो जैसे जुल्फकार के अंदर की हालत समझ रहा था। मैं अगर वहाँ होता तो इस एमर के पास इतनी भी हिम्मत ना होती कि वो एक गलत आंख उठाकर भी ज़ीना को देखकर तकलीफ पहुंचाता। आंख उठाकर भी ज़ीना को देख ले, तकलीफ पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। इस हैमर के तसव्वुर पर इसके जबड़े भींचे थे। जुल्फकार ने इसे देखा था। तुमसे मैं ये डिस्कस नहीं करने आया कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। वही तहम्मुल वाला अंदाज था। जुल्फकार खुद को रिलैक्स कर चुका था। तुम जुल्फकार हो जिसे ज़ीना कभी इस आंख से नहीं देखेगी जिस आंख से वो हैदर को देखती है। मैं ना भी रहा तो वो इतनी वफादार है कि मेरे नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। और तुम इस उम्मीद पर हो मेरी ज़िंदगी में ही कि वो मुझे छोड़कर तुम तक आए। कि वह हैदर ने असल पॉइंट इसके सामने रखा था जो जुल्फकार में चल रहा था। जुल्फकार ने रुख ले लिया। वो नहीं जानता था कि हैदर इसका दबाव पड़ लेगा। तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ और तुम्हारे पास आए क्योंकि सुना तुमने अब तक इसका इंतज़ार किया, इससे मोहब्बत की। इसने एक और सवाल दागा था। एक और पड़क वो इसके दिमाग ही पड़ चुका था। इसने कमज़ोर सी हमें बड़ी थी। गलती है तुम्हारी। अव्वल तो वो मुझे ऐसा करने नहीं देगी क्योंकि जब से वो वापस आई है रो रो के इसने मेरी सांसें तंग कर ली है। कहीं मैं अपने भाई की मोहब्बत में इसे छोड़ ना दूँ। हालांकि इसे ना बड़ों की फिक्र है ना तुम्हारी। इसे याद आती है हैदर ने कंधे झुकाए थे। इसे एक हकीकत दिखाई थी। जुल्फकार का दिल मजीद दुखा, यानी वो भी इससे दूर रहना चाहती है। मैं इसे अगर छोड़ भी दूँ तुम्हारी खातिर नैन तो पता क्या होगा। जुल्फकार ने सवाली नजर से देखा था। वो भाग जाएगी बहुत दूर जहाँ इस पर अपने बड़ों का मेरा तुम्हारा साया भी ना पड़े। अपनी मोहब्बत में भागी है वो। सुकून से कुर्सी पर टेक लगाते हुए हंस दिया था। वो कैसे बताते कि ज़ीनिया क्या है। मुझे आप साफ क्यों नहीं कहते थे कि तुम पलट जाओ। जुल्फकार ने जलकर जवाब दिया था। तो अब तुम्हें क्या लगता है मैं भाषण किस बात का दे रहा हूँ। अब हैदर को भी गुस्सा आ गया था। हैदर भाई मेरे लिए बेहद मुश्किल है। जुल्फकार ने हार मानते हुए जवाब दिया था। इतने दिन से देख के बिना बात किए बिना तुम्हारी सांसें चल रही हैं, आगे भी जिंदा रह लोगे। हाँ फिर भी तुम चाहते हो कि ज़ीना तुम्हारी हो जाए तो मेरी शहादत का वेट कर लेना। आखिर का मेजर हूँ, बड़ी जवानी में भी शहादत मिल सकती है, वो भी बड़ी जवानी में। फिर बेवा हो जाएगी, फिर तुम ट्राई कर लेना। हैदर इसे सुकून से शहादत का पैगाम देता बेसुकून कर गया था। अल्लाह ना करे आपका साथ सलामत रहे हमारे साथ। और मैं कैसे आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा सोचूंगा। वो हत्थे से खड़ कर अपने जवाब पर खड़ा हो गया था। हैदर मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट हसीन थी। ये तो नैन को भी यकीन हुआ था। अभी तो आपसे मुलाकात हुई है और आप शहादत की बातें कर रहे हैं, माना कि हम निडर होते हैं ऐसी बातों के लिए। हम हर वक्त शहादत के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप कैसे मेरी ख्वाहिश की खातिर ऐसा बोल सकते हैं। जुल्फकार का दिल फटने को आ गया था। अपने बाप के बाद स्कॉटिश आर्मी फील्ड में हैदर ही तो था। वो अलग बात थी कि वो मिलते नहीं थे या मिल नहीं पाते थे। हैदर खड़ा हुआ इसके पास आया था। हम दोनों जिस रास्ते पर खड़े हैं हमारे बड़ों ने वो रास्ता दिखाया। गलती हमारी नहीं है, लेकिन जिस बात में आकर अगर गलती कर दी जाए तो शायद सब तबाह हो जाए। अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए। इसके कंधे पर हाथ रखते तहम्मुल से बोला था। जुल्फकार ने इसे देखा। इसकी बात में 100% ठीक थी। सोच लो समझ लो और अगर दिल मान जाए तो घर मेरे आकर मेरे सीने से चुपचाप लग जाना। इसके कंधे पर धमकी दी थी। जुल्फकार बस इसे देखता रह गया था जो शहर सा इसके अंदर उतर रहा था। अल्लाह इस आंख पर गूगल्स लगाते हुए पलट गया था। वो ग्लास डोर से इसको गाड़ी में बैठता हुआ जाते हुए देखने लगा। इस वक्त पूरा हाल मेहंदी की थीम से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहंदी के रंगों से लथपथ रोश मेहमान थे और हैदर और ज़ीनिया को बड़े से स्टेज पर पालकी में बिठाया गया था। पालकी पर बैठे वाले बाकी सब पूरी ऊपर से
ओपन थी, जहाँ ज़ीनिया पीले और ऑरेंज कंट्रास्ट के लहंगे में बैठी हसीन लग रही थी, वहीं वहीद वाइट कुर्ता शलवार में हल्की मुस्कुराहट से महफिल की जान लग रहा था। दूर सैद में वो अपना बैग कंधों पर पहने, सर पर कैप पहने बड़े अनमार्क से ज़ीनिया को देख रहा था। इसकी हंसी, इसकी आंखों की चमक इतनी हसीन थी, लेकिन अफसोस ये था कि इसके लिए नहीं थी। हैदर की नज़र इस पर गई, जो दूर खड़ा इन्हें देख रहा था। इस वक्त ब्लैक थीम में मौजूद जो बता रहा था कि वो चाह रहा है, हैदर क्या तुम इसे कहोगे नहीं कि रुकने को? ज़ीनिया ने हैदर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था, नहीं वो यहाँ रुकेगा तो नहीं, ज़्यादा तकलीफ में रहेगा। इसकी आंखों के करब को महसूस करते हैदर ने संजीदगी से कहा, हैदर ऐसे तो फिर कभी नहीं कुछ ठीक होगा। ज़ीनिया ने परेशानी से कहा, जब वो लौटेगा ना तब ठीक हो जाएगा। ज़ीनिया की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो मुस्कुरा दी, भाई आप रुकेंगे नहीं? इब्राहिम ने जुल्करनैन के साथ खड़े होते हुए पूछा था। जुल्करनैन मुस्कुरा दिया था, यहाँ रुकूंगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी, मेरा जाना सही है। इब्राहिम के गले लगते हुए कहा था। फ़ौरन से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। अपनी मोहब्बत को छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता जितना इंसान समझे या देखने से लग जाता है। और जुल्करनैन मसरूफ़ था अपने मिशन पर। इसका दिल इस सूरत हाल में नहीं रुक रहा था कि ज़ीनिया को किसी और के साथ देखे। बेशक इसे हैदर की ही रहने देने का फैसला इसका था, लेकिन इतना भी वो बड़े दिल का मालिक नहीं था कि सब अपनी आंखों से बर्दाश्त करता। शायद जब वो दोबारा लौटे तो अपने घर वालों में वो एक नई दास्तान जन्म ले। सभी रीडर से था नावल, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। अच्छा था नावल तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये है कि बड़ों की वजह से उन्होंने बचपन में जो भी चीज़ें आपस में फ़ैसला किया और बाद में जो है वो तकलीफ़ जो है बच्चों को होती है। जैसे जुल्करनैन का जो है वो उसकी शादी नहीं हुई, मतलब ज़ीनिया से नहीं मिली, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। बाकी हैदर का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। जो इब्राहिम सरार क्या था, इब्राहिम का जो कैरेक्टर भी वो उसका लास्ट पे ही था, थोड़ा सही था। कशफ और इब्राहिम का वो भी कपल अच्छा था। समी और फलक का भी कपल अच्छा था। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको नावल अच्छा लगा होगा। मतलब इस नावल को आप पढ़ के बोर नहीं हो सकते। और हाँ, नावल का नाम बताना तो मैं भूल गई। तो नावल का नाम है इश्कावे, इसके राइटर हैं बिस्मा भट्टी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात कि मैं नावल बड़ी मेहनत से करती हूँ, रोज़ा रख कितनी देर बोलना। और अभी मैंने ये अफ्तारी सहरी करके तो ये रिकॉर्डिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।